For a uniformly charged ring of radius r, the electric field on its axis has the largest magnitude at a distance h from its center. Then the value of h is. तो आपसे बोला गया है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसका रेडियस r है, उसके एक्सिस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड h डिस्टेंस है, h डिस्टेंस पे है फ्रॉम इस सेंटर. तो h का वैल्यू क्या है, मतलब कितने दूर पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. तो हमें पता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एट ए डिस्टेंस h या एट ए डिस्टेंस x, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है. अगर इसमें चार्ज q है तो k q x डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जहाँ पे r है रेडियस ऑफ द रिंग. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू किस x पे हो रहा है वो निकालना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब d/dx 0 होगा. तो इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर पुट करना है. ठीक है, इस एक्सप्रेशन को. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में. तो याद रखना है क्योंकि ये ऊपर में भी x का फंक्शन है, नीचे भी x का फंक्शन है, तो क्वोशिएंट फॉर्म में है. ठीक है ना, kx तो कांस्टेंट है और ये चीज़ डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं. तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे 3 बचेगा. ठीक है, फिर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन विच इज़ 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन. इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये अभी किसका फंक्शन दिख रहा है, इसका फंक्शन दिख रहा है. तो पावर के फॉर्म में है, पावर सामने आ जाएगा और इसका पावर एक घट जाएगा. ठीक है, तो 3/2 - 1 मतलब हाफ. अब ये फर्दर ये वाला क्वांटिटी जो है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वो एक्स का फंक्शन है, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2x. ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग को एक्स के रिस्पेक्ट में करना था, चेन रूल लगाया यहाँ पे बस. तो ये डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 होना चाहिए. ठीक है, तो अगर इसको 0 के बराबर, ये चीज़ तो उधर चला गया 0 हो जाएगा, ये भी चीज़ उधर चला जाएगा. तो अल्टीमेटली ये सबको कैलकुलेट करेंगे तो एक्स का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, r/√2. ठीक है, यानी किस आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि कहाँ पे होता है मैक्सिमम, h पे होता है, और h का वैल्यू क्या मिला हमें, r/√2. जिस x पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है उसको h बोल रहे लोग. ठीक है, तो r/√2 ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन देखिए. 3 charges plus q, small q and plus q are placed respectively at distance 0, d/2 and d from the origin on the x-axis. If the net force experienced by plus q placed at x equal to 0 is 0, then the value of q is. अब एक क्वेश्चन का लैंग्वेज से क्लियर नहीं हो रहा है कि एग्जैक्टली चार्जेस कहाँ पे है. ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्यों. आपको खाली चार्जेस का डिस्टेंस दिया गया है फ्रॉम ओरिजिन. ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस. अब एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव पे भी हो, एक्स एक्सिस पे हो सकता है, नेगेटिव एक्सिस भी हो सकता है. ठीक है, मतलब क्या है, दो सिचुएशन यहाँ पे पॉसिबल है. सपोज ये आपका ओरिजिन है. ठीक है, तो प्लस क्यू तो 0 डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो प्लस क्यू तो यहीं पे होगा, है ना. स्मॉल क्यू है डिस्टेंस d/2. अब डिस्टेंस d/2 इस तरफ गए तो स्मॉल क्यू यहाँ पे, डिस्टेंस d/2 इस तरफ गए तो स्मॉल क्यू यहाँ पे. दूसरा पॉसिबिलिटी को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. तो कैपिटल क्यू पहला वाला तो ओरिजिन पे है अभी भी. ठीक है, उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है क्योंकि ओरिजिन एक ही होता है. लेकिन d/2 डिस्टेंस इस तरफ स्मॉल क्यू हो सकता था, d/2 डिस्टेंस इस तरफ भी हो सकता था. ठीक है, तो स्मॉल क्यू d/2 डिस्टेंस इस तरफ है मान लो, और इस केस में इस तरफ है, ओरिजिन के लेफ्ट में, इसके में राइट में. ठीक है, और लास्ट वाला जो प्लस क्यू है वो एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम द ओरिजिन है. अब एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम द ओरिजिन इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है. तो अगर हम लोग इस तरफ ड्रॉ करें, ये एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम ओरिजिन है. ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, ओरिजिन के एक तरफ स्मॉल क्यू है, दूसरी तरफ कैपिटल क्यू है. इस केस में दोनों को सेम तरफ ले लेते हैं, दो पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करने के लिए, दोनों पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करने के लिए. ठीक है, ये मत सोचना कि 4 पॉसिबिलिटी है, कि क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय बीच वाला चार्ज इज 0, नेट फोर्स एक्सपीरियंस में प्लस क्यू प्लेस एट इक्वल टू 0 इज 0. तो जो ओरिजिन पे प्लस क्यू रखा गया उस पर चार्ज 0 है ना. ठीक है, तो यहाँ क्यू के ऊपर ही लिखते हैं, कंफ्यूजन ना हो. तो आपसे क्या बोला गया यहाँ पे कि ओरिजिन पे जो चार्ज रखा गया उस पर नेट फोर्स 0 है. तो यही दो पॉसिबिलिटीज़ है ना. आप दोनों चार्ज को इस तरफ भी कर दोगे तब भी आंसर तो सेम ही आएगा. ठीक है ना, तो वो पॉइंट नहीं है यहाँ पे. मैं बोल रहा हूँ कि दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है. ठीक है, अब यहाँ पे अगर इस पे नेट फोर्स निकालते हैं तो इस पे ये वाला तो ऑफकोर्स दोनों सेम चार्ज है, मतलब सेम नेचर है, तो ये इसको रिपेल करेगा. तो इसके ऊपर फोर्सेस देखना हमें. ठीक है, तो दिस इज आवर कैंडिडेट, इसके ऊपर फोर्सेस देख रहे हैं हम लोग. ठीक है ना, तो इसके ऊपर ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और ये रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू कितना होगा, k q1 q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, है ना, k q बाय डिस्टेंस स्क्वायर. तो मैं रेड इंक इग्नोर करके ये लेते हैं.
तो इसके ऊपर ये वाला फोर्स क्या होगा जो एरो में बनाया हूँ, इसके ऊपर के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, क्योंकि इसका डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का डी है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये भी फोर्स लगाएगा स्मॉल क्यू भी, ऑफकोर्स नेट फोर्स जीरो करने के लिए स्मॉल क्यू इस तरह फोर्स लगाएगा, है ना, ठीक है ना। और इस सेम नेचर का होगा तभी तो रिपेल कर रहा है इसको, ये इसको रिपेल किया, ये भी इसको रिपेल किया, ठीक है ना। तो ये सेम नेचर का हमें पता चल गया, मतलब ये भी पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है। प्लस डालने से पॉजिटिव नहीं हो जाता, लेकिन समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँगा प्लस ए, तो ज़रूरी नहीं कि ए पॉजिटिव है, ठीक है ना, ए नेगेटिव भी हो सकता है, जो भी समझाने के लिए ये चीज़ प्लस डाल दिया मैं, सेम टाइप का है लोग। तो ये स्मॉल क्यू इस पर कितना फोर्स लगाएगा, के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। खाली मैग्नीट्यूड लिख रहे, डायरेक्शन तो हमें पता है, जीरो होने के लिए एक इस तरफ लगेगा दूसरा इस तरफ लगेगा, डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। अब सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, याद रखना ये अपना कैंडिडेट है, तो इसके ऊपर स्मॉल, अब देखो इसके ऊपर ये वाला क्यू तो रिपल्सिव ही लगाएगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम साइन के क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। लेकिन ये वाला क्यू अब इस तरफ लगाएगा फोर्स, क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो करने के लिए इसको उल्टे डायरेक्शन में लगाएगा, तो इस केस में नेगेटिव होगा। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो दोनों फोर्स को इक्वेट करेंगे तो ये वाला फोर्स तो अभी भी के क्यू क्यू बाय डी स्क्वायर, और दूसरा वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड के क्यू क्यू बाय, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोनों केस में सेम ही इक्वेशन आया है, लेकिन एक केस में पॉजिटिव आएगा, केस में नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से क्यू का वैल्यू कितना आ रहा, के डी स्क्वायर गया, 4 ऊपर भेज दो, तो और एक क्यू से एक क्यू चल गया, तो क्यू का वैल्यू क्यू बाय 4 आया यहाँ पे, और यहाँ पे क्यू का वैल्यू माइनस क्यू बाय 4 आएगा, क्योंकि इस रिलेशन से तो प्लस क्यू बाय 4 आएगा, लेकिन हमें पता है कि साइन में नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो माइनस क्यू बाय 4 भी हो सकता है, प्लस क्यू बाय 4 भी हो सकता है, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बोनस होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर आपको एग्जाम में एक ऑप्शन मार्क करके ही आना है तो आप प्लस क्यू बाय 4 मार्क करके आना, क्योंकि मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये लोग एक साइड में ही लेके कर लिए होंगे, ठीक है ना। मतलब सॉरी, कौन सा मार्क करके आना, दोनों को सेम साइड में ले लिए होंगे, तो माइनस क्यू बाय 4 मार्क करके आना, क्योंकि दोनों को सेम साइड लेने से माइनस क्यू बाय 4 आया, ठीक है। जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। 2 point charges this and this are placed on the x-axis at x equal to 1 and x equal to 4 respectively. The electric field at a point y equal to 3 meter on y-axis is, तो आपके पास दो चार्ज दिया हुआ है, x इक्वल टू 1 पे रखा गया है पहले वाले को, और x इक्वल टू 4 पे रखा गया दूसरे वाले को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है एट ए डिस्टेंस, एट अ पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस 3 मीटर ऑन y एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ड्रॉ कर लेते सिचुएशन। तो आपका पॉइंट्स चार्जेस जो है वो x एक्सिस पे रखे गए हैं, एक x इक्वल टू 1 पे और दूसरा x इक्वल टू 4 पे। तो मान लो ये x इक्वल टू 1 है और ये x इक्वल टू 4 है, ठीक है। और आपको निकालना है y इक्वल टू 3 पे है, तो y इक्वल टू 3 तो ऑफकोर्स y एक्सिस पे लाई करेगा, है ना। ये मान लो y इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब यहाँ पे जो चार्ज है वो है प्लस √10, तो यहाँ वाला चार्ज है प्लस √10 और यहाँ वाला चार्ज है -25। सब माइक्रो में, माइक्रो लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में हम लोग कैलकुलेशन में पुट करेंगे वैल्यू। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया, दो ही चार्जेस है, ठीक है ना। तो ये वाला चार्ज तो यहाँ पे रिपेल करेगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उधर आएगा, और जो सेकेंड वाला चार्ज है वो अट्रैक्ट करेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, ठीक है। एक इधर एक इधर, है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट में लिख लेते हैं और दोनों का वेक्टर सम निकाल लेते हैं। सपोज ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव के कारण उसको E+ नाम दिया हूँ मैं, और नेगेटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड E-, ठीक है, ठीक है ना। तब मान लो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो E+ को कंपोनेंट में लिखे अगर, तो इलेक्ट्रिक E+ जो होगा वो क्या होगा, E+ आपका हो जाएगा E+ cos थीटा j कैप के लॉन्ग आएगा, और i कैप के लॉन्ग E+ sin थीटा i कैप, ठीक है। क्योंकि i कैप वाला, सॉरी हाँ, i कैप वाला नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। इसको आप वेक्टर को तोड़ोगे तो i कैप वाला पार्ट नेगेटिव i के लॉन्ग है और j कैप वाला पार्ट पॉजिटिव j के लॉन्ग है, ठीक है। तो E+ को ऐसे लिखेंगे। वैसे ही आप E- को भी लिख सकते हो, वेक्टर साइन दे दो दोनों में। E- को कैसे लिखेंगे, E- जो होगा वो आपका E- का मैग्नीट्यूड जो भी हो, ठीक है। अब अगर ये एंगल अल्फा है
तो ये एंगल भी अल्फा होगा, है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएगा कॉस अल्फा, प्लस आई कैप आएगा एक्स कॉम्पोनेंट, और वाई कॉम्पोनेंट माइनस जे, ठीक है ना, ठीक है। ओके, अब खाली ई प्लस और ई माइनस का मैग्नीट्यूड इस इक्वेशन में पुट करना है। तो ई प्लस का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वो तो हम लोग कूलम्स लॉ का खाली मैग्नीट्यूड वाला पार्ट ले लो, के मतलब या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वाला के क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर, है ना, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये लेंथ का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 3 है, तो ये लेंथ हो जाएगा, इसका लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। वैसे ई माइनस का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ई माइनस तो इसके कारण एक्सर्ट हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, तो के चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब ये वाला लेंथ का स्क्वायर विच इज 4 स्क्वायर प्लस ये वाला लेंथ का स्क्वायर विच इज 3 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा के रूट 10 बाय 3 3 9 1 10, मतलब के बाय रूट 10, और ये हो जाएगा के, ठीक है ना। तो ई प्लस का मैग्नीट्यूड है के बाय रूट 10, है ना। अब कॉस थीटा साइन थीटा का वैल्यू भी लिख लेते हैं। कॉस थीटा यहाँ से कॉस थीटा हो जाएगा दिस लेंथ विच इज 3, क्योंकि ये लेंथ 3 है, डिवाइडेड बाय टोटल ये लेंथ कितना आया था, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 मतलब रूट 10, ठीक है। तो कॉस थीटा इतना हो गया, साइन थीटा भी निकल जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा आपका 1 बाय रूट 10, ठीक है। इस ट्राइंगल को देखो, ये 3 है, ये 1 है, ये रूट 10 है, बस कॉस थीटा साइन थीटा लिख दिए। अब इस बड़े ट्राइंगल को देखो, तो ये 4 है, ये 3 है, और ये लेंथ 5 है, ठीक है। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा लिखेंगे, तो पहले कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे 3 बाय रूट 10 जे कैप, और ई प्लस का मैग्नीट्यूड तो के बाय रूट 10 था, अब खाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और साइन थीटा का वैल्यू 1 बाय रूट 10, है ना। वैसे ई माइनस का मैग्नीट्यूड कितना है, के कॉस अल्फा आपका आ जाएगा, अल्फा ये है तो कॉस अल्फा हो जाएगा 4 बाय 5, और ई माइनस का मैग्नीट्यूड कितना है भैया, ई माइनस भी तो वही है, के है, साइन अल्फा का मैग्नीट्यूड साइन अल्फा हो जाएगा 3 बाय 5, ठीक है। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, दोनों चार्जेस का कॉन्ट्रीब्यूशन को देख लेंगे। तो यहाँ पे देखो, जे आई कैप वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे के बाय 10 माइनस के बाय 10 आई पार्ट, और यहाँ पे 4 बाय 5 है ना, तो 4 के बाय 5 माइनस के बाय 10, ये हो गया आई कैप वाला पार्ट। और जे कैप वाला पार्ट यहाँ पे नेगेटिव में, यहाँ पे पॉजिटिव में, कितना पॉजिटिव है, 3 के बाय 10 माइनस 3 के बाय 5, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा जगह बनाते हैं, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। अब इसको खाली कैलकुलेट करना है हमें, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 माइनस 1 7 के बाय 10 आई कैप, और माइनस 3 के बाय 10 जे कैप, ठीक है। अब खाली के का वैल्यू पुट करना, और याद रखना हर जगह जो चार्ज है वो म्यू के फॉर्म में था, ठीक है। तो मैं म्यू को इग्नोर किया था, तो 10 की पावर माइनस 6 भी है सबके हाथ, ठीक है, सबके हाथ म्यू है, हर जगह म्यू है ना। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाले थे म्यू है इसमें, क्योंकि ये जो चार्ज का वैल्यू है उसमें म्यू था, वैसे यहाँ पे भी म्यू था, ठीक है। तो हर जगह म्यू 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 आएगा, तो सब में म्यू कॉमन है, ठीक है। आप शुरू से लिख सकते थे म्यू, मैं नहीं लिख रहा था बस। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो के होता है 9 इंटू 10 की पावर, के का वैल्यू को बाहर ले लो, के तो कॉमन है, 10 को ही बाहर ले लो, तो के बाय 10, ठीक है। म्यू होता है 10 की पावर माइनस 6, के होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, और बाय 10, है ना। तो 9 6 3, ये हो गया 900, है ना। तो ये पूरा चीज़ कितना हो गया, 900 का 9 को अंदर भेज दो, 100 को बाहर रहने दो, तो 9 7 63, और 9 27, और 100 मतलब इतना, ठीक है। तो 63i माइनस 27j, 63i माइनस 27j 10 की पावर 2, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन देखिए। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r with a volume charge density rho r equal to a divided by r square into इतना, where a कैपिटल A एंड स्मॉल a आर कांस्टेंट, ठीक है। तो चार्ज आपको बोल दिया गया है, चार्ज डेंसिटी इज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ऐसा एक्सप्रेशन मतलब इस एक्सप्रेशन से मिल रहा है हमें, ठीक है। अब ध्यान देना, ऐसा चार्ज डेंसिटी जो सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करता है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, ए और ए बोल दिया कांस्टेंट, सिर्फ रेडियस
पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो Q, इफ Q इज द टोटल चार्ज देन R का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। टोटल चार्ज का वैल्यू आपको दे दिया है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपको पता है टोटल चार्ज निकालने का तरीका क्या होता है। कभी भी इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं, टोटल चार्ज निकालने का तरीका क्या होगा, इंटीग्रेट कर दो थिन शेल्स में जो जो चार्जेस होंगे, ठीक है ना। अब थिन शेल का वॉल्यूम होता है इतना, ठीक है। मतलब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, तो ये कहाँ से लिखा हूँ, अगर ये समझ में नहीं आया तो चलो एक एक लाइन दिखाता हूँ। तो Q आएगा इंटीग्रेशन ऑफ DQ, ठीक है। अब DQ क्या होता है, स्मॉल चार्ज, स्मॉल चार्ज के लिए डेंसिटी इनटू स्मॉल वॉल्यूम, है ना। अब स्फेरिकल के केस में वॉल्यूम हम लोग कैसा लेंगे, स्फेरिकल लेंगे, है ना, क्योंकि स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो स्फेरिकल शेल्स लेना सबसे ज़्यादा मैथमेटिकली सिंपल होगा। तो हम लोग मतलब पूरे स्फीयर को थिन शेल्स में तोड़ेंगे, ठीक है। और उन सब हर एक थिन शेल में चार्ज निकालेंगे, स्मॉल चार्जेस, उन सबका सम करेंगे तो टोटल स्फीयर में चार्ज मिल जाएगा, है ना। अब डेंसिटी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है ऐसा, डेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, a बाय आर स्क्वायर ई की पावर माइनस 2r बाय ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है तो आपको r इक्वल टू 0 से लेके r इक्वल टू कैपिटल R तक इंटीग्रेट करना होगा, है ना। क्योंकि जो सबसे छोटा शेल होगा, सबसे छोटा शेल जो होगा यहाँ पे बनेगा, उसका लोकेशन r इक्वल टू 0 होगा। सबसे बड़ा शेल जो बनेगा आउटर मोस्ट शेल वो r इक्वल टू R पे होगा, तो इसको 0 टू R तक इंटीग्रेट करना होगा, तो ये आपको टोटल चार्ज दे देगा, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब तो 4 पाई a तो कांस्टेंट है, उसको बाहर भेज दो, ओके। आर स्क्वायर कट गया, ई की पावर माइनस 2r बाय ए का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन तो ई की पावर x का इंटीग्रेशन सेम चीज़ होता है, लेकिन r मतलब r के साथ जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वो रूल होता है। तो हम लोग 4 पाई a ई की पावर माइनस 2r बाय ए एज इट इज़ लिख दो, लेकिन जो r का कोफिशिएंट है माइनस 2 बाय ए उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो माइनस 2 बाय ए से डिवाइड कर दो, ऐसे लिखो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, और लिमिट पुट कर दो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें अगर, तो ये इस तरफ ऐसा हो गया, इसमें वैल्यूज पुट करें तो 2r बाय ए माइनस 1, ठीक है। ई की पावर 0 1 हो जाएगा ना, और ये चीज़ हाँ सही है, यहाँ तक हो गया। तो ये क्यू का वैल्यू, तो आपको निकालना था आर का वैल्यू, तो इस एक्सप्रेशन से आर का वैल्यू निकालो, ठीक है। इंटीग्रेशन से रिजल्ट आया ना, अब इससे हम लोग कैपिटल आर का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए बाकी लोग को उधर भेज दो, या माइनस, ये देखो इस पूरे चीज़ को मैं इधर लाऊंगा, ठीक है। तो -2 उधर और 4 पाई ए है ना, तो ये पूरा चीज़ इधर से उधर चला गया, ये -1 को इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, क्योंकि हमें आर चाहिए ना, तो लॉग लेंगे तो इधर में लॉग लेंगे तो 1 - 2q बाय 4 पाई ए, और उधर लॉग लेंगे तो क्योंकि ऑलरेडी ई की पावर में है तो लॉग लेंगे तो लॉग और ई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब -a/2 को उधर भेज दो, तो आपका r का वैल्यू इतना है ना। कोई पार्ट आप मतलब फिर से देख लो तो पता चल जाएगा, कैलकुलेशन तो मैं काट दिया हूँ स्मॉल स्पेस में बनाने के लिए। तो r इक्वल टू -a/2 इंटू ए वाला चीज़, तो अब माइनस साइन किसी भी आंसर में नहीं, तो माइनस को एब्जॉर्ब करना होगा, ठीक है। तो ये माइनस को याद रखना, ये माइनस लॉग के साथ जो है ये पावर ऊपर आ सकता है, ठीक है। तो खाली -1 को ऊपर ले अगर, तो यहाँ से माइनस हटा के हम लोग यहाँ भेज सकते हैं ना, पावर में चल जाएगा, ठीक है, पावर लॉ से। तो इस माइनस से क्या होगा, पूरा चीज़ डिनोमिनेटर में चल जाएगा, तो लॉगरिथम ऑफ 1 बाय ये बड़ा नंबर, ठीक है। इसमें भी 2 और 4 को काट दो, तो q/2 पाई ए, तो मेरे हिसाब से ये आंसर है a/2 लॉग इतना, ठीक है, ऑप्शन सी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। A charge q is distributed over 3 concentric spherical shell of radii ABC such that their surface charge densities are equal to one another, ठीक है। चार्ज q जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल। याद रखना एक शेल पे चार्ज q नहीं, तीनों शेल पे, सपोज पहले वाले शेल पे q1 है, दूसरे वाले शेल पे q2, तीसरे वाले शेल पे q3 है, तो q1 + q2 + q3 का वैल्यू q है, ठीक है। और तीनों शेल का रेडियाई का रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, और बोल दिया गया सबका सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। द टोटल पोटेंशियल एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम देयर कॉमन सेंटर वेयर r इज स्मॉलर देन a इज क्या होगा। तो ठीक है, आपके पास 3 शेल है, तीनों चार्ज है, 1
2 3, तीनों यूनिफॉर्मली चार्ज है ना। और आपको पोटेंशियल बताना है सेंटर से एट ए डिस्टेंस r, ठीक है। और r स्मॉलेस्ट रेडियस से भी छोटा है, यानी जिस पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है वो पॉइंट अंदर में, मतलब इनर मोस्ट शेल के भी अंदर है। पोटेंशियल एट दिस पॉइंट कितना होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर चार्जेस आउटसाइड रहते हैं तो आउटसाइड चार्ज के कारण किसी इंटीरियर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑन द सरफेस, ठीक है। वैसे इस वाले स्फीयर के लिए भी ये पॉइंट क्या इंटीरियर है, तो इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ पे होगा। वैसे इस चार्ज के कारण इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही इंटीरियर पे होगा, ठीक है ना। तो हम लोग इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू इनर मोस्ट स्फीयर, ठीक है, जिसको 1 बोल रहा हूँ, फिर सेकेंड स्फीयर और फिर थर्ड स्फीयर, ठीक है ना। मान लो इस पे चार्ज है Q1 इनर मोस्ट पे, बीच वाले पे Q2 और तीसरे वाले पे Q3। तो Q1 के कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकाले, Q2 के कारण निकाले, Q3 के कारण निकाले। याद रखना Q1 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, Q2 भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, Q3 भी यूनिफॉर्मली होगा। मैं दिखाने के लिए ऐसे दिखाया हूँ, ठीक है। ओके, तो V1, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के इंटीरियर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है ना। वो क्या होगा, जो सरफेस पे होगा ड्यू टू दैट चार्ज। तो अगर Q1 चार्ज है किसी स्फीयर में तो क्या होता है KQ1/R1, वैसे Q2 के कारण KQ2/R2 और KQ3/R3, ठीक है। R1 R2 R3 वैल्यू तो नहीं, ABC वैल्यू, तो ABC यहाँ पे पुट कर दो, है ना। और Q1 क्या हो जाएगा, इस वाले स्फीयर का सरफेस पे कितना चार्ज होगा, चार्ज क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो Q1 का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πR1², और नीचे डिवाइडेड बाय R1 है तो ये सिंपली R बचेगा, ठीक है। समझ में आई बात। हमें क्या निकालना है, Q/R सब केस में, तो Q/R करेंगे सब केस में, तो सिग्मा 4πR, ठीक है। तो Q/R का वैल्यू सिग्मा 4πR है ना। तो चलो हम आपको कैलकुलेशन समझ में आए उसके लिए एक स्टेप और लिख देते हैं। K को कॉमन ले लो, Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3, ठीक है। K को कॉमन रहने दो, Q1/R1 हो जाएगा इस फॉर्मूले से सिग्मा 4πR1, वैसे Q2/R2 सिग्मा 4πR2 और Q3/R2 सिग्मा 4πR3, ठीक है। यही आपका पोटेंशियल है। अब 4π सिग्मा 4π K सिग्मा कॉमन A + B + C, ठीक है। अब सिग्मा कैसे निकालेंगे, आप अभी तक ये वाला रिलेशन यूज नहीं किए हो कि सम ऑफ चार्जेस क्या है, Q के बराबर है, ठीक है। तो सम ऑफ चार्जेस Q के बराबर है, तो Q1 + Q2 + Q3, है ना, ठीक है ना। Q1 हो जाएगा आपका सिग्मा 4πR1² यानी 4πA², सिग्मा 4πA², वैसे Q2 हो जाएगा सिग्मा 4πB², QC सिमिलरली ऐसा, तो कॉमन ले लेंगे तो सिग्मा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा Q/4πA² B² C²। तो एक बार सिग्मा का वैल्यू आ गया, उसको यहाँ पुट कर दो, ठीक है। बाय द वे जो K है आपका, K क्या होता है 1/4πε0, है ना। तो 4π K है 1/4πε0, ठीक है, इंटू सिग्मा, सिग्मा कितना है, इतना है, Q / 4πA² B² C²। याद रखना कैलकुलेशन में हम लोग खाली टाइम ले रहे, क्वेश्चन तो बन चुका है, और ऊपर में A + B + C, ठीक है। तो 4π से 4π गया, 4πε0 एक टर्म नीचे आएगा, और ऊपर में ABC, नीचे में A² B² C², ऊपर में ABC, नीचे में A² B² C रहा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स A, B विथ रिस्पेक्टिव डायपोल मोमेंट्स dA। अब पहला वाला इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम देखोगे तो नेगेटिव I कैप के अलॉन्ग है, और दूसरा वाला इलेक्ट्रिक डायपोल जो कि पॉइंट B पे रखा गया है उसका डायपोल मोमेंट पॉजिटिव I कैप के अलॉन्ग है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ तो जिस डायपोल को A पे रखा गया है, अगर डायपोल बहुत ही छोटा होगा, डायपोल को A पे रखा गया है तो उसका डायरेक्शन नेगेटिव x के अलॉन्ग है, जो कि B पे रखा गया उसका डायरेक्शन पॉजिटिव x के अलॉन्ग, ठीक है। और डायपोल्स के सेंटर्स के बीच का सेपरेशन r है। याद रखना r एग्जैक्टली किस दोनों पॉइंट का सेपरेशन उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डायपोल बहुत छोटा होगा कंपेयर टू डिस्टेंस r, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम A एट विच बोथ ऑफ देम प्रोड्यूस द सेम पोटेंशियल, ठीक है। अब याद रखना इसका इस तरफ डायरेक्शन है तो इसका नेगेटिव इधर है, इसका पॉजिटिव इधर है, वैसे इसका डायरेक्शन इस तरफ है मतलब इसका नेगेटिव इधर है, इसका पॉजिटिव इधर है, ठीक है ना। तो ऑफकोर्स वैसे पॉइंट पे पोटेंशियल, अगर आपको बोला गया कि कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल दोनों का सेम होगा, ठीक है,
और इसी लाइन पे वैसे तो बहुत सारे पॉइंट मिल सकते हैं कैलकुलेशन से, हमें इसी लाइन पे निकालना है। तो इस लाइन पे ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू दिस इन बोथ साइन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो पोटेंशियल सेम होने के लिए याद रखना, जब आप जैसे इसके अगर इधर में चल जाओगे, ये वाला पॉइंट लोगे, तो इसके कारण पोटेंशियल जो होगा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा पास में है तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, नेगेटिव का इफेक्ट कम होगा। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल इसके कारण पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पे पोटेंशियल इसके कारण क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि इसका नेगेटिव इसके पास है इस पॉइंट के, और इसका पॉजिटिव इससे दूर है ना। वैसे अगर इस तरफ अगर आप सोचोगे पॉइंट है आपका, तो फिर वो ये इस पॉइंट पे डायपोल बी के कारण यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा, क्योंकि इसका डायपोल बी का पॉजिटिव चार्ज पास में है, और डायपोल ए के कारण यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा, क्योंकि डायपोल ए का नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट के पास है, ठीक है ना। तो यानी ए के लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों का साइन, पोटेंशियल का साइन डिफरेंट आ रहा है, ए का पॉजिटिव आ रहा है, बी का नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। वैसे बी के राइट हैंड साइड में भी वो पॉइंट हो नहीं सकता, क्योंकि बी के राइट हैंड साइड में किसी पॉइंट पे बी के कारण पॉजिटिव आ रहा है और ए के कारण नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। यानी ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं होगा, मान लो इस पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट पे, ठीक है। और ये कितना दूर पे है? डिस्टेंस एक्स। समझ में आई बात, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? आर माइनस एक्स। तो चलो ज़्यादा कैलकुलेशन आसान रहेगा अगर मैं x1 x2 लेके करूँ, ठीक है। अब याद रखना, हमें सिर्फ पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड लिखना, हमें पता तो चल गया साइन वाइन यहाँ पे दोनों का सेम आएगा, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट के लिए ए का भी नेगेटिव इसके पास में है और बी का भी नेगेटिव पास में है, कंपेयर टू देयर पॉजिटिव, ठीक है। ए का नेगेटिव ए के पॉजिटिव के कंपैरिजन में इस पॉइंट के पास है, वैसे बी का नेगेटिव बी के पॉजिटिव के कंपैरिजन में इस पॉइंट के पास है। तो यानी ए के कारण भी यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है, बी के कारण भी नेगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है। तो हमें पता है पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू ए एज वेल एज ड्यू टू बी बोथ आर नेगेटिव, हमें पता है ऑलरेडी, तो साइन लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कितना होता है डायपोल केस में? केपी कॉस थीटा बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होता है ना, केपी कॉस थीटा बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो के पी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द डायपोल। तो इस डायपोल का मैग्नीट्यूड कितना है? 4QA, ठीक है। कॉस थीटा क्या होगा यहाँ के लिए? 1, या तो आप 1 बोल सकते हो या -1, जो भी हमें मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है। तो हम लोग याद रखना ये वाला चीज याद रखना, डायपोल के एक्सिस में किसी पॉइंट पे कॉस थीटा का वैल्यू का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहेगा, है ना। अब अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल है कि यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन उस तरफ है और रेडियस वेक्टर जिस पॉइंट पे हम लोग इंटरेस्टेड है उसका रेडियस वेक्टर उस तरफ है, दोनों के बीच में 180 डिग्री है। तो थीटा तो 180 है, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है ना। एक्चुअली में थीटा 180 इसके कारण ही दोनों का नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। तो अगर उसको लिखना भी है तो केपी कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर विच इज x1 स्क्वायर, है ना। वैसे दूसरे वाले के लिए भी -1 ही आएगा। के इंटू दूसरे वाले का डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? 2QA कॉस थीटा। आप दूसरे वाले के लिए भी देख लो, डायपोल मोमेंट उस तरफ है, लेकिन जिस पॉइंट पे हम लोग इंटरेस्टेड है उसका रेडियस वेक्टर इस तरफ है, तो कॉस 180 डिग्री आएगा, ठीक है ना। यानी कॉस ऑफ 180 विच इज -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। तो देखो कैंसिल होना ही था, जो कि हमें पहले से पता था नेगेटिव आएगा, ठीक है। ओके, के से के गया, QA गया, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? मुझे यहाँ पे दिख रहा है x1 इज √2 ना, नहीं, हाँ √2 टाइम्स x2, ठीक है। ये 2 भी है 4 भी है, तो 2 4 से 2 बचेगा, है ना। तो 2x2 स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर, मतलब x1 इक्वल टू √2x2, ठीक है। तो हमें तो x1 चाहिए था, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम a पूछा था, a से डिस्टेंस कितना है? x1, तो हमें x1 चाहिए, ठीक है। तो आपको ये रिलेशन मिला है, और एक रिलेशन पहले से आपको पता है x1 + x2 r के बराबर है ना। तो x1 को x1 आने दो, x2 का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1 कॉमन ले लो, 1 प्लस, तो x1 √2 + 1 बाय √2 इक्वल टू r, तो √2r बाय √2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। x1 का वैल्यू √2r बाय √2 + 1, ऑप्शन बी, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन देखिए। For equal point charges Q, each are placed 4, मतलब सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। 4 equal point charges Q are placed
इन एक्स वाई प्लेन एट दिस चार, मतलब 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, उन चारों पॉइंट्स में क्यू चार्ज रखा गया है. वर्क रिक्वायर्ड टू पुट अ फिफ्थ चार्ज एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम विल बी. ठीक है, तो आपको पता है वर्क रिक्वायर्ड मतलब क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है ना. तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमेशा क्या होता है, डेल्टा यू. अब डेल्टा यू कैसे निकालते हैं, डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू ऑफ द चार्ज विच इज बीन मूव्ड इनटू डेल्टा वी. ठीक है, फॉर्मूला याद रखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्यू ऑफ चार्ज विच इज बीन मूव्ड इनटू डेल्टा वी. तो कितने चार्ज को मूव किया गया है, कैपिटल क्यू. बाकी सब चार्ज तो फिक्स है. कैपिटल क्यू को पुट किया गया ओरिजिन पे, कहाँ से लाया गया कुछ नहीं बोला, मतलब इन्फिनिटी से लाया गया. ठीक है ना, तो कैपिटल क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से ओरिजिन तक मूव किया गया है ना. तो चार्ज विच इज बीन मूव्ड क्या है, कैपिटल क्यू इंटू डेल्टा वी. ठीक है, अब डेल्टा वी मतलब क्या, कैपिटल क्यू चार्ज को जहां से जहां मूव किया गया है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में डेल्टा वी निकाला. तो डेल्टा वी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल हमेशा होता है. वी फाइनल मतलब फाइनली कहाँ पे, वो ओरिजिन पे है, तो वी एट ओरिजिन माइनस वी एट इन्फिनिटी. ठीक है, तो वी एट ओरिजिन माइनस वी एट इन्फिनिटी. तो ये आपका एक्सप्रेशन है, इसी में वैल्यू पुट करना है. ठीक है ना. ओके, तो जो चार्ज मूव कर रहा है उसके कारण तो हम लोग कभी पोटेंशियल नहीं निकालते हैं, जो फिक्स चार्जेस है उनके कारण निकालते हैं. ठीक है ना, तो जो 4 चार्जेस है उनको ड्रॉ करो. थोड़ा ड्राइंग खराब है. 0,2, तो 0,2 तो यहाँ पे होगा, ये लेंथ 2 है ओरिजिन से. 4,2, 4,2 यहाँ पे होगा. ठीक है, फिर 4,-2, 4,-2 यहाँ पे होगा. 4,-2 सॉरी, 4,-2 यहाँ पे होगा. और लास्टली 0,-2. ठीक है, 0,-2 मतलब यहाँ पे. तो ये आपके पास 4 चार्जेस है, 1 2 3 4, और उनके कारण यहाँ पे पहले पोटेंशियल निकालो. ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एट ओरिजिन चाहिए है ना. तो इस पॉइंट में पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस पॉइंट को मार्क कर लो, फिर हर एक चार्ज के कारण निकाल लो. तो इसके कारण यहाँ पे कितना आएगा, के क्यू बाय डिस्टेंस. इसके कारण कितना आएगा, के क्यू बाय डिस्टेंस. ठीक है, सॉरी डिस्टेंस तो 2 ही है. अब इसके कारण कितना आएगा, इसका डिस्टेंस कितना है, ये तो 2 है, 4 है, 16 4 20 √20 है ना. तो के क्यू बाय √20, और इसका डिस्टेंस भी √20 ही आएगा. तो इसका चार्ज का, इस चार्ज का डिस्टेंस भी इस पॉइंट से के क्यू बाय √20 मतलब के क्यू बाय √20. ठीक है, तो पोटेंशियल एट ओरिजिन ड्यू टू ऑल द फिक्स चार्जेस इतना है. पोटेंशियल एट इन्फिनिटी ड्यू टू ऑल द फिक्स चार्ज. अब इन्फिनिटी जो पॉइंट जहाँ भी हो, ये सब चार्जेस से इन्फिनिटी डिस्टेंस दूर है, तो इंडिविजुअल चार्जेस के कारण वहाँ पे 0 0 पोटेंशियल है, तो 0. ठीक है, तो वी एट ओरिजिन का वैल्यू लिख लेते हैं, ये हो जाएगा के क्यू, कॉमन ले लो, 1 + 2 बाय √20 है ना. ये 1 और यहाँ पे 2 बाय √20 और √4 √5, तो के क्यू 1 + 1 बाय √5. ठीक है ना, तो वी एट ओरिजिन इतना हो गया. अब इसमें पुट कर दो फाइनल एक्सप्रेशन जो यहाँ पे मिला था हम लोग को, q इंटू वी एट ओरिजिन विच इज के क्यू 1 + 1 बाय √5 माइनस वी इन्फिनिटी तो 0 है, तो ये आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इतना हो जाएगा. यही आंसर है. ठीक है, के क्यू स्क्वायर पे 1 + 1 बाय √5. तो ऑफकोर्स ऑप्शन ए और बी तो एग्जैक्टली सेम है, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, तो ये √5 डाल देते हैं, किसी को भी बोल दो, तो ऑप्शन बी करेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए. चार्जेस -q एंड +q लोकेटेड एट, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं. हाँ चल रही है. तो चार्जेस -q एंड +q लोकेटेड एट कैपिटल A एंड कैपिटल B रिस्पेक्टिवली कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डायपोल. तो -q एंड +q एक इलेक्ट्रिक डायपोल है. डिस्टेंस ए बी 2a के बराबर है, तो ये लेंथ 2a के बराबर है. ठीक है, ओके. O इज द मिड पॉइंट, O मिड पॉइंट है. OP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस. अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट P. तो चार्ज Q को पॉइंट P पे रखा गया है जहाँ पे ये लेंथ y है. ठीक है ना, जहाँ पे ये लेंथ y दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, दोनों मिलकर एक डायपोल बना रहे हैं, और यहाँ पे एक चार्ज Q को रखा गया है. ठीक है, और आपको बोल दिया गया कि y इज वेरी लार्ज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन डायपोल है ना. मतलब y इतना बड़ा है कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन डायपोल, मतलब डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का
अप्रोक्सीमेशन ऑफ फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। द चार्ज क्यू एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ। अगर क्यू को मूव करके पी डैश पे लेते हैं तो इसको मूव करके यहाँ लेता है, ठीक है ना। तो दूसरे केस में क्यू को यहाँ रख दिए, है ना। ये डायपोल तो है अपना, तो पहले डायपोल था लेकिन क्यू यहाँ पे था, अब डायपोल है लेकिन क्यू को सामने लेता है, ठीक है। कितना सामने लेते हैं, y/3 कर दिया, पहले y पे था y/3 पे है। तो अब उसमें फोर्स कितना है, आपको ये भी बोल दिया कि y/3 भी बहुत बड़ा है कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द डायपोल, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ऑफ द डायपोल, मतलब डायपोल के लेंथ का कंपेरिजन बहुत बड़ा है दोनों डिस्टेंस, ठीक है। डायग्राम में वैसा दिख नहीं रहा है लेकिन एक्चुअली में डायपोल का सेपरेशन और ये जो सेपरेशन ये बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑफकोर्स हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल प्रोपोर्शनल टू 1/डिस्टेंस ये होता है, ठीक है। और इक्वेटोरियल लाइन पे चलो एक्सप्रेशन लिख देते हैं, इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होता है kp/r³ मैग्नीट्यूड वाइज, है ना। एक्सियल पे 2kp/r³ मैग्नीट्यूड वाइज होता है, इक्वेटोरियल में 2k मतलब kp/r³, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं दोनों पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एज वेल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस y जब निकालना होगा तो आप क्या लिखोगे kp/y³, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस y/3 जब निकालना होगा तो kp/y/3³, तो क्योंकि वो डिस्टेंस नीचे में है ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उल्ट kp कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन ये आएगा विच इज 1/27, है ना। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट y/3 विल बी 27 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट y मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 27 टाइम्स है तो फोर्स एट y/3 भी 27 टाइम्स फोर्स एट y होगा, यानी यहाँ पे अगर q चार्ज को रखेंगे तो इस पर जितना ही फोर्स लग रहा होगा F, जब यहाँ पे रखेंगे या यहाँ पे रखेंगे तो इसमें 27F लगेगा, ठीक है। अब मैं इस तरफ ही ड्रॉ क्यों किया होगा, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के डायरेक्शन के अपोजिट होता है इक्वेटोरियल प्लेन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, ठीक है। तो 27F हो जाएगा इसका आंसर, है ना। 3 चार्जेस Q small plus q and small plus q are placed at the vertices of a right angle triangle, isosceles triangle है, तो ये दोनों लेंथ इक्वल है और ये लेंथ √2a होगा कुछ। तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कन्फिग्रेशन इज 0, तो इसका नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी 0 है। अब 3 चार्जेस है तो 3 पेयर बनने वाला है, ठीक है। हर एक पेयर का लिखो, इसका लिखेंगे, इसका लिखेंगे, इसका लिखेंगे और फिर टोटल 0 कर देंगे, ठीक है। तो हर एक पेयर का लिखते इस पेयर का लिखना होगा तो k q1 q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, प्लस इस पेयर का लिखना होगा तो k q1 q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, और लास्टली इस पेयर का लिखना होगा तो k q1 q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। और टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या बोला गया है, ये तो इंडिविजुअल पेयर्स का पोटेंशियल लिख दिए, तो टोटल पोटेंशियल के लिए तीनों को ऐड कर दो इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो k कॉमन लेके k कॉमन ले लो, तो k कॉमन लेंगे तो उसको उधर भेज देंगे 0 हो जाएगा, और फिर स्मॉल q को भी कॉमन ले सकते हैं, स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q, ठीक है। तो क्या बचेगा 2q प्लस सॉरी q प्लस q बाय √2 प्लस q इक्वल टू 0। तो आपसे क्या पूछा गया था, कैपिटल Q का वैल्यू, तो आपका कैपिटल 2 माइनस 2 स्मॉल q इतना, ठीक है, ऑप्शन बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। द गिवन ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ होना चाहिए, ठीक है। r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अब ये ग्राफ किसका रहता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का होता, मान लो यहाँ पे बताया नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल है, ठीक है, 4 ऑप्शन वही है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट विद इन अ शेल तो होता नहीं है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। हाँ, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होता है लेकिन वो 0 कांस्टेंट होता है, ठीक है, वो यहाँ पे होता है 0 होता है ना विद इन द शेल, और आउटसाइड द शेल अचानक से बढ़ के फिर 1/r² से डिक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉन जीरो कांस्टेंट होता है शेल के अंदर में, है ना, और फिर उसके बाद घटता है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के कारण नहीं हो सकता, स्फीयर नहीं हो सकता, शेल होगा ये, है ना। स्फीयर के कारण तो आपका ऐसा इजी फंक्शन नहीं रहता है, ठीक है, स्फीयर के कारण ऐसा रहता है, कुछ अंदर में भी डिक्रीज होता है, सेंटर में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए।
Electric field of 1000 volt per meter is applied to an electric dipole at an angle of 45 degree. The value of electric dipole moment is 10 की पावर -29. तो what is the potential energy? ठीक है, तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड मतलब P डॉट ई मतलब इतना, ठीक है। अब P मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विच इज 10 की पावर -29, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 10 की पावर 3 और cos थीटा cos 45 मतलब 1/√2, ठीक है। तो हो जाएगा -10 की पावर -26, इसको -27 करके एक 10 डाल देते हैं, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब 10 डिवाइड बाई 1.47 के आसपास आना चाहिए ये चीज़, तो -7 × 10 की पावर -27, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। डिटरमिन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन। तो हमें नेट इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन से ही कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर चेक करोगे तो +q और भी +q है, तो यहाँ पे जो -2q उसको 2 पार्ट में तोड़ दो, ठीक है, -q है ना, ऐसे 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक -q जो है ये दोनों पेयर हो जाएंगे, मतलब एक इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और जो दूसरा -q है वो इसके साथ पेयर हो जाएगा और उसका इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, ये वाला जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसमें दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड मतलब दोनों चार्ज का जो यहाँ पे वैल्यू है यहाँ भी वही वैल्यू है ना, और दोनों के बीच का सेपरेशन भी वही है, तो ये दोनों डायपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड में इक्वल है, ठीक है। तो इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उनका रिजल्ट क्या आता है, एंगुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग आता है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, मतलब ये चीज़ वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। समझ में आई बात? ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, मतलब नेट डायपोल मोमेंट जो होगा वो नेगेटिव वाई के अलॉन्ग है। अब नेगेटिव वाई के अलॉन्ग सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, तो यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो पॉजिटिव वाई के अलॉन्ग है ना, ये तो वाई के अलॉन्ग है ही नहीं, ये भी वाई के अलॉन्ग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। There is a uniform spherically symmetric surface charge density at a distance r0 from the origin. The charge distribution is initially at rest and starts expanding because of mutual repulsion. ठीक है, तो आपके पास एक शेल है, शेल मतलब एक्चुअली में कोई मटेरियल नहीं है, चार्जेस से बना हुआ एक शेल है मान लो, ठीक है, जो कि ओरिजिन से r0 डिस्टेंस दूर है और जो कि अभी रेस्ट पे है ना, इसमें बहुत सारे चार्जेस है, ठीक है, और सब रेस्ट पे है ना, और स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ठीक है। और आपको बोला गया है कि इनिशियली रेस्ट पे एंड स्टार्ट एक्सपेंडिंग। अब ये चार्जेस तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मान लो सब पॉजिटिव है तो एक दूसरे रिपेल करे तो ये स्फीयर बड़ा होता जा रहा, ठीक है, बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन, है ना, ठीक है। अब स्फेरिकली सिमेट्रिक बोला तो स्फीयर मानने की जरूरत नहीं, ऐसा भी हो सकता है, रेगुलर गैप्स भी रहेंगे, इसको भी स्फेरिकली सिमेट्रिक बोलेंगे, ठीक है, कुछ ऐसा मान लो, जो भी खाली रेडियस पे डिपेंड कर रहा है वो चीज़, म्यूचुअल रिपल्शन के कारण यूनिफॉर्मली स्फेरिकली सिमेट्रिक बोला है, ठीक है। द फिगर दैट रिप्रेजेंट्स बेस्ट द स्पीड वर्सेस इंस्टेंटेनियस रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेकेंड फ़ोन बज रहा है, हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, हाँ, रेस्ट पे चार्जेस पड़े हुए हैं, अब ये लोग आपस में म्यूचुअली रिपेल करेंगे तो चार्जेस का गोला जो है बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो जब इसका रेडियस r है, याद रखना शुरू में तो r0 है, तो जब इसका रेडियस r हो गया होगा तब इसका वेलोसिटी क्या होगा किसी भी चार्ज का, ठीक है। तो जब इसका रेडियस r हो गया होगा तो उस मोमेंट में किसी भी चार्ज का वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, एक्सप्रेशन निकालना में, एक बार एक्सप्रेशन आ जाएगा तो फिर ग्राफ भी बना लेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखो स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हर चार्ज का स्पीड का वैल्यू सेम होगा क्योंकि हर एक चार्ज इक्विवेलेंटली लोकेटेड है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कोई चार्ज ज़्यादा स्पेशल है कंपेयर टू, सबके सब इक्वली स्पेशल है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे था यहाँ भी वैसा ही है ना, तो यहाँ पे हर एक चार्ज का स्पीड 0 है
और यहाँ पे इतना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से यहाँ के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, क्योंकि और तो कोई फोर्स यहाँ पे है नहीं, खाली आपका म्यूचुअल रिपल्शन जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, वो वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वही इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज आपका हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो, फाइनल माइनस इनिशियल, और पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज, अब डिक्रीज मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब स्फीयर के फॉर्म मतलब स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल का के क्यू बाय 2r, है ना, के क्यू स्क्वायर बाय 2r, ठीक है। वैसे हम लोग को एग्जैक्ट जो फैक्टर उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमें तो खाली ग्राफ का नेचर चाहिए, ठीक है। कोई पॉइंट्स तो लेबल नहीं है कि हाँ ये पॉइंट इतने पे है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक्सप्रेशन में गलती भी हो गया तो ये लगा रखना है कि के क्यू स्क्वायर बाय आर के फॉर्म में होता है, ठीक है। और यहाँ के क्यू स्क्वायर बाय 2 इनिशियल होगा, सॉरी आर नॉट फाइनल हो जाएगा इतना, है ना, क्योंकि यहाँ पे रेडियस फाइनल रेडियस इतना है, इनिशियल रेडियस इतना था, ठीक है। अब डिक्रीज इक्वल टू इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज इन, ये दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है ना। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इतना और डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इतना, दोनों को इक्वेट कर दो। तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय 2 1 बाय आर नॉट माइनस 1 बाय आर, ठीक है। तो 2 से 2 गया, एम को उधर भेज दो, तो इतना आया। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ से एम को भी भेज दिया उधर, हाँ ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा एक्सप्रेशन, के स्क्वायर बाय एम, ठीक है, इंटू ये पूरा चीज़ तो कांस्टेंट है, तो ज़्यादा लोड मतलब इसके बारे में, ठीक है। अब इतना से हम लोग को पता करना है कि कौन सा चीज़ कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं, जब आर का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, क्योंकि ये बढ़ बढ़ के अल्टीमेटली इन्फिनाइट रेडियस हो जाएगा इसका, ठीक है। जब आर का वैल्यू इन्फिनिटी होगा तो वी स्क्वायर का वैल्यू व्हेन आर टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाय एम इंटू आर नॉट, ठीक है, आर इक्वल टू इन्फिनिटी, तो विच इज़ फाइनाइट, दिस इज अ फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। फाइनाइट वैल्यू है मतलब इन्फिनिटी पहुंचते पहुंचते फाइनाइट वैल्यू हो जाएगा, इसका मतलब है कि ग्राफ जो है वो सैचुरेट होने वाला है, ठीक है। अब सैचुरेशन वाला ग्राफ यहाँ पे सिर्फ दो है, सी और बी, तो बाकी दोनों को एलिमिनेट कर दो, है ना। यही सैचुरेट आप बोल सकते हो रहा है, लेकिन ये जीरो पे सैचुरेट हो रहा है, ये नॉन जीरो वैल्यू पे रुकने वाला है, ये भी नॉन जीरो वैल्यू पे रुकने वाला है, ठीक है। कांस्टेंट जो ग्राफ हो जाएगा उसको लिखेंगे हम, है ना। तो बी और सी में कोई भी हो सकता है। अब बी और सी में कैसे पहचानेंगे, उसके लिए इसको डिफरेंशिएट करना होगा, और तो मुझे कोई तरीका दिख नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों में एक ही चीज़ फर्क दिख रहा है ना हमें, इसका स्लोप जो है, इसका स्लोप देखो, इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, फिर यहाँ पे फिर पॉजिटिव, इसका स्लोप भी हमेशा पॉजिटिव ही है, इसका स्लोप भी हमेशा पॉजिटिव ही है। तो डबल डिफरेंशिएशन देखना होगा इसका। पहले देखो इसका ग्राफ पहले इस नेचर का है, बाद में इस नेचर का है, ठीक है। मतलब जो भी है इसका डबल डिफरेंशिएशन, इस केस में क्या आएगा, डबल डिफरेंशिएशन, देखो स्लोप बढ़ रहा है तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, क्योंकि और कोई मुझे दिख नहीं रहा इन दोनों में एलिमिनेट करने का। तो यहाँ पे स्लोप इसका बढ़ रहा है पहले, तो स्लोप बढ़ रहा है मतलब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, और फिर बाद में स्लोप घट रहा है तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, ठीक है। इसका हमेशा स्लोप घट रहा है, तो इसका हमेशा डबल डिफरेंशिएशन, इसका डबल डिफरेंशिएशन हमेशा नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। तो हम लोग को वैसा ग्राफ देखना होगा जिसका डबल डिफरेंशिएशन ऑलवेज नेगेटिव है ना, जिसका स्लोप का रेट ऑफ चेंज हमेशा नेगेटिव है, ठीक है। तो पहले स्लोप निकालना होगा। तो वी स्क्वायर का ऐसा है, तो ये तो कांस्टेंट है ना, पॉजिटिव कांस्टेंट, ध्यान देना, ठीक है। तो इसको मैं कुछ कांस्टेंट दे देता हूँ, प्लस है 1 बाय आर नॉट माइनस इतना, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं आर के रिस्पेक्ट में। तो वी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा आएगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए बाय आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। आर नॉट वाला टर्म कांस्टेंट, आर माइनस 1 बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपका डी वी बाई डी आर इतना आया। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करें, ये तो एक्सप्रेशन लंबा हो जा रहा है, क्या करे, करना पड़ेगा, चलो लिखते हैं यहाँ पे। फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते हैं आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये a बाय 2 तो बाहर ले लो, बी आर स्क्वायर को देखना होगा, ये तो लंबा होगा, चेन रूल लगाते हैं,
मतलब विदाउट उस तरफ ले गए होके डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसको दोनों तरफ r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है हमें, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 को उधर भेज दो, तो v का डिफ्रेंशिएशन तो 1 इंटू डी वी बाई डी आर प्लस डी वी बाई डी आर का v का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू दिस v इंटू डी, हाँ v इंटू इसका डबल डिफ्रेंशिएशन a बाई 2 r की पावर -2 मतलब -2 बाई आर क्यूब, ठीक है। थोड़ा मैथ्स आ रहा है इसमें, तो -a बाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो गया, ये dv बाय, तो हमें इसका साइन चाहिए ना, तो नेगेटिव नेगेटिव, तो d2v बाय dr2 यहाँ से दिख रहा है हमें -a बाई आर क्यूब है माइनस dv बाई dr है, ठीक है, डिवाइडेड बाय v है, एंड दिस थिंग इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर एवरीबॉडी। ज़रूरी है क्या, दिस इज नेगेटिव, dv बाई dr तो हमेशा पॉजिटिव, याद रखना स्लोप हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है, स्लोप हमेशा पॉजिटिव, dv बाई dr इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो उधर जाएगा तो नेगेटिव, तो ये पूरा चीज नेगेटिव है डिवाइडेड बाय v, तो ये नेगेटिव है डिवाइडेड बाय v, तो इस केस में दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि v इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये चीज़ पूरा नेगेटिव है, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, तो d2v बाई dr2 इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। और ऑलवेज नेगेटिव वाला केस कौन सा है, सी ऑप्शन है ना, b के कंपैरिजन में, ठीक है ना, क्योंकि b देखो, b में स्लोप, आपका स्लोप बढ़ रहा है फिर स्लोप घट रहा है, तो जिस रीजन में स्लोप बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो स्लोप बढ़ रहा है, उस रीजन में डबल डिफरेंशिएशन आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है, लेकिन हमें डबल डिफरेंशिएशन हमेशा नेगेटिव चाहिए, है ना। यहाँ पे ध्यान देना, a पॉजिटिव कांस्टेंट था, रेडियस तो पॉजिटिव है, और डी बाई डी आर स्लोप है, और कोई भी ग्राफ आप देख लो तो स्लोप पॉजिटिव ही है, ठीक है, समझ में आ रही बात है ना। या आप डी बाई डी आर का वैल्यू यहाँ से भी देख सकते थे, पॉजिटिव ही आया था, डी बाई डी आर को v को यहाँ भेज दो, a पॉजिटिव, v पॉजिटिव, r पॉजिटिव, तो डी बाई डी आर ही पॉजिटिव, डी बाई डी आर ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये पूरा चीज ऑलवेज नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब दिस फुल थिंग इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा। Shown in the figure is a shell made of a conductor. It has inner radius a and outer radius b and carries charge q, ठीक है। तो एक कंडक्टर है जिसका इनर रेडियस a है, आउटर रेडियस b है, तो इनर रेडियस a, आउटर रेडियस b, और इस पे चार्ज कितना है q। q कहाँ पे वो बताया नहीं गया है, ठीक है, लेकिन कंडक्टर ध्यान देना, दिस इज ए कंडक्टर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एट इट सेंटर इज ए डायपोल पी एच वन, तो सेंटर पे एक डायपोल रखा गया, ठीक है। तो कुछ समझ में तो आ गया क्वेश्चन, इसको साफ कर देते वापस। तो अब कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना, ठीक है। अब जब भी ऐसा टाइप का चीज होगा, आपके पास दो स्पेस है कंडक्टर से डिवाइडेड, एक इनर वॉल्यूम वाला पार्ट, एक आउटर वॉल्यूम, ठीक है ना। एक कंडक्टर क्या किया है, पूरे स्पेस को दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया, एक इनर वॉल्यूम इनसाइड द कंडक्टर एंड वॉल्यूम आउटसाइड द कंडक्टर, ठीक है। आउटसाइड वाला वॉल्यूम ये कहलाएगा ये सब, और इनसाइड वाला वॉल्यूम ये कहलाएगा, ठीक है। तो ये दोनों वॉल्यूम्स में आपका, जैसे बाहर वाला वॉल्यूम में अंदर को चेंजेस होंगे तो फर्क नहीं पड़ते, मतलब क्या है, जब भी ऐसा केस रहेगा ना, तो आप पहले क्या मान लो, जहां भी चार्जेस है उसको एब्सेंट मानो, तो मान लो ये वाला चार्ज एब्सेंट है, ठीक है। तो अगर ये डायपोल एब्सेंट हुआ तो क्या होगा, तो अज्यूम डायपोल इज एब्सेंट, है ना। तो यहां मैं दिखाता हूं आपको, ये ट्रिक हम लोग थ्योरी में पढ़े थे, थ्योरी वाला पार्ट अगर नहीं आता तो थ्योरी वाला लेक्चर देख लेना, चैनल ब्राउज करना। तो अज्यूम डायपोल इज एब्सेंट, ठीक है, जो भी चार्ज के कारण आपको डिफिकल्टी हो रहा है उसको एब्सेंट मान लो पहले, है ना। तो अगर डायपोल को एब्सेंट मान ले तो देखो क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, दोनों स्फीयरिकल सरफेसेस है, ये भी एक स्फीयरिकल सरफेस है, ये भी एक स्फीयरिकल सरफेस है, ठीक है। और चार्ज कितना है, क्यू है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर में पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे चला जाता है, तो कंडक्टर के सरफेस पे कितना चार्ज चला गया होगा, क्यू। यहां तक समझ में आया ना, ठीक है। अब आप ये वाला चार्ज को इंट्रोड्यूस कर दो, अब इस वाले चार्ज को क्या करो, आप इंट्रोड्यूस करो, ठीक है ना, ठीक है। अब इस वाले चार्ज को इंट्रोड्यूस करने के बाद ऑफ कोर्स बाहर में क्या होगा, अंदर में क्या होगा, वो सब देखते हैं। तो यहाँ पे चार्ज इंट्रोड्यूस कर दिए या डायपोल इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक डायपोल इंट्रोड्यूस कर दिया, है ना। याद रखना, डायपोल में नेगेटिव चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज भी, तो उसको वैसे ड्रॉ कर लेते हैं, डायपोल का नेगेटिव चार्ज और डायपोल का पॉजिटिव चार्ज, ऐसे
चार्जेस आपने इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है, अंदर में, ठीक है ना। अब ऑफकोर्स ये सिमेट्रिकल नहीं है, स्फेरिकल सिमेट्रिक तो नहीं है ना। स्फेरिकल सिमेट्रिक क्या बोलते हैं, हर पॉइंट इक्विवेलेंटली लोकेटेड है, लेकिन इस पॉइंट का अलग मतलब जैसे ये पॉइंट इन दोनों चार्जेस के लाइन पे लाई कर रहा है, ये चार्ज तो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ऑफकोर्स ऑल पॉइंट्स ऑन द स्फेरिकल सरफेस आर नॉट आइडेंटिकली लोकेटेड, है ना, सब तो सिमेट्री ब्रेक हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि अब जैसे डायपोल का डायरेक्शन है ना कोई, इससे सिमेट्री ब्रेक हो गया। अगर डायपोल को डायरेक्शन नहीं होता तब भी तब सिमेट्री ब्रेक नहीं होता, लेकिन डायपोल को डायरेक्शन होता सिमेट्री ब्रेक हो गया, ठीक है ना। तो अब कोई सिमेट्री नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपने चार्ज कब इंट्रोड्यूस, चार्ज किस वॉल्यूम में इंट्रोड्यूस किया, आपने चार्ज इंट्रोड्यूस किया इनर वॉल्यूम पे, आपने चार्ज इनर वॉल्यूम पे इंट्रोड्यूस किया, तो आउटर वॉल्यूम पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। आउटर वॉल्यूम पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इसका मतलब क्या है, पहले अगर किसी आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर ई था, तो अभी भी उसी आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अभी भी सेम ई है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जब भी कोई कंडक्टर बीच में आ जाता है दो वॉल्यूम्स के बीच में, तो अंदर वाले वॉल्यूम में कुछ भी हलचल मचाओ बाहर वाले वॉल्यूम को फर्क नहीं पड़ता, या बाहर वाले वॉल्यूम में कुछ भी हलचल मचाओ अंदर वाले वॉल्यूम को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बाहर वाला चार्ज अभी भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और अंदर वाला चार्ज जो होगा उसके कारण अंदर इनर वाले स्फीयर में चार्ज भी इंड्यूस होगा, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, अंदर वाले स्फीयर में चार्ज भी इंड्यूस होगा, ठीक है, लेकिन वो सब अनसिमेट्रिकल होगा, ठीक है। लेकिन बाहर वाला तो अभी भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ में आई बात। आप अगर इनर वॉल्यूम में कुछ चेंजेस लोगे तो आउटर वॉल्यूम में कोई, आउटर वॉल्यूम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यानी आउटसाइड किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन इस केस में जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था वही होगा जो कि इस केस में हो, और इस केस में तो निकालना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन ए स्फेरिकल शेल, और उसके कारण आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर, यही करते हैं ना। इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू यही क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज सेंटर पे रख दो बस, उसके कारण जो होगा वही इसके कारण होता है, ठीक है। तो अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस ऑफ द शेल इज जीरो एवरीवेयर, नहीं, यहाँ पे जैसे नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव आएगा, टोटल सम जीरो हो जाएगा, वो अलग बात है। इस जीरो एवरीवेयर, हर पॉइंट पे जीरो चार्जेस तो नहीं है, कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इज सेम एज दैट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द शेल, जो कि सही है। आउटसाइड द शेल किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा ही है एज इफ पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पे है, ठीक है। क्योंकि ऐसे यहाँ पे भी देख सकते हो आप, इसके कारण ये तो स्फेरिकली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके कारण इस पॉइंट पे वैसा ही होगा एज इफ ये पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पे हो, ठीक है। समझ में आई बात। और ये वाला पार्ट के कारण इनर सरफेस में जो भी चार्जेस इंड्यूस होंगे एज वेल एज ये वाला चार्ज, ये दोनों मिलके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो कर देगा, ठीक है। वही रहता है रूल, वैसे ही वो करते, तभी तो ये वाला चार्ज डिस्टर्ब नहीं हुआ, यहाँ पे आप चार्जेस इंट्रोड्यूस किए तब भी आउटर वॉल्यूम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म तो नहीं है, तो ये रॉन्ग। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस डिपेंड्स ऑन पी, नहीं, पी के वैल्यू तो कुछ भी रखो, आउटर सरफेस का चार्ज डेंसिटी अगर आपको देखना है तो क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर है, आर ऑफ आउटर सरफेस, ठीक है, विच इज बी था ना, हाँ, आर ऑफ आउटर सरफेस क्या है, बी, तो यही आएगा। तो ये तो पी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। A solid conducting sphere having a charge q is surrounded by an uncharged conducting hollow spherical shell. Let the potential difference between the surface of the solid sphere and that of the outer surface of the hollow shell be v, ठीक है। तो एक solid conducting sphere है having charge q surrounded by an uncharged conducting hollow spherical shell। तो आपके पास एक solid shell है और एक hollow shell है, concentric है, ठीक है। दोनों का सेंटर मैच कर रहा है, थोड़ा गड़बड़ बन गया लेकिन सेंटर मैच कर रहा है। इसमें चार्ज क्यू है और बाहर वाले पे सराउंडेड बाय अनचार्ज, इसमें जीरो चार्ज है, ठीक है। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड दैट ऑफ आउटर सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर, तो हॉलो स्फीयर का आउटर सरफेस बोला गया है, ठीक है। तो यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v है ना। इफ द शेल इज नाउ गिवन अ चार्ज 4q, ठीक है, तो इसमें तो q है ही और शेल में 4q चार्ज दे दिए, ठीक है, -4q, ठीक है, कोई बात नहीं। तो द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सरफेस विल बी, ठीक है। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे निकालते हो, इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल, है ना, किसी को भी किसी सब्ट्रैक्ट कर दो। सपोज मैं v1 माइनस v2 बोल रहा हूँ, ठीक है ना, इनर सरफेस का एज वेल एज माइनस आउटर सरफेस का, ठीक है। यहाँ पे वही करेंगे, इनर पे निकालेंगे आउटर पे निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब इनर सरफेस पे तो
जो आपका पहले था वो तो रहेगा ही, ठीक है। तो न्यू वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस का, तो वो डैश हम दिखा रहे, ठीक है ना। तो इनर सरफेस का न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू मान लो V1 है, ठीक है। ओरिजिनल मतलब पहले V1 था, अभी यहाँ पे चार्जेस लाए हैं, तो इस चार्ज के कारण यहाँ पे भी कुछ पोटेंशियल आएगा और यहाँ पे भी कुछ पोटेंशियल आएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा चार्ज तो ये है ना। अब ये चार्ज के कारण आपको पता है, क्योंकि ये स्फेरिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, ठीक है, क्योंकि सिमेट्री यहाँ पे स्फेरिकल सिमेट्री, ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, तो इसके कारण इस पॉइंट पे इतना पोटेंशियल होगा, इसके इंटीरियर किसी पॉइंट पे उतना ही पोटेंशियल क्रिएट होगा, क्योंकि हमें पता है कि शेल के कारण जो उसके सरफेस पे पोटेंशियल क्रिएट होता है वो इंटीरियर पॉइंट पे उतना ही क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसके कारण अगर इसके सरफेस पे पोटेंशियल चेंज हुआ बाय V0, तो यहाँ पे भी चेंज होगा बाय V0। मतलब क्या है, न्यू पोटेंशियल इतना रहेगा। V0 नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मैं V0 का साइन पे कमेंट नहीं कर रहा, एक्चुअली में नेगेटिव होगा, लेकिन मैं तो खाली V0 बोल रहा हूँ। चेंज जो है V0 का है, ठीक है। और V2 का वैल्यू भी ओरिजिनल वैल्यू जितना अमाउंट से ये चेंज होगा उतना अमाउंट से ये भी चेंज होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये वही रहेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका वही रहने वाला है, ठीक है। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस वही रहने वाला है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बाहर वाले पे कितना चार्ज दियो। अंदर वाले पे कुछ चार्ज दोगे तो उससे फर्क पड़ता है, बाहर वाले पे अगर चार्ज दोगे तो, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट पे ये वाला चार्ज सेम पोटेंशियल क्रिएट करता है, ठीक है। लेकिन इनर सरफेस जो है इस पॉइंट और इस पॉइंट में डिफरेंट क्रिएट करता है, वो अलग बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। अ पॉइंट डायपोल जो कि नेगेटिव एक्स के अलॉन्ग है, मैग्नीट्यूड P0 है, इसके एट ओरिजिन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल ऑन द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस d r रिस्पेक्टिवली। तो आपका डायपोल जो है ओरिजिन पे रखा गया है, ठीक है, और किस तरह पॉइंट कर रहा है, नेगेटिव एक्स के अलॉन्ग पॉइंट कर रहा है। तो आपका डायपोल ये है ना। मैग्नीट्यूड कितना है, P0। अब इसके कारण y एक्सिस पे एट अ डिस्टेंस d, सपोज इस पॉइंट पे विच इज एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम सेंटर ऑफ द डायपोल, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है, ठीक है। तो आपको पता है डायपोल, ये तो कौन सा लाइन है, ये याद रखना, आपका डायपोल यहाँ रखा गया है, ठीक है। तो ये y एक्सिस क्या है, उसके लिए मैं ड्रॉ करने के लिए ऐसा ड्रॉ किया हूँ, ठीक है, ऐसा ही ड्रॉ कर लेते हैं। y एक्सिस क्या है, इसके इक्वेटोरियल लाइन है। इक्वेटोरियल लाइन में आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल अपोजिट टू डायपोल का डायरेक्शन। तो डायपोल अगर नेगेटिव एक्स के लॉन्ग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग होगा, ठीक है। डायपोल का डायरेक्शन इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। तो आपका क्योंकि डायपोल मोमेंट नेगेटिव एक्स के लॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग होना चाहिए। अब वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का, हाँ, मैग्नीट्यूड पहले आपको पोटेंशियल बोला गया फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव ऑप्शन यहाँ पे है और पॉजिटिव ऑप्शन यहाँ पे है, तो यही दोनों में कोई हो सकता है, ठीक है। बाकी दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते क्योंकि बाकी दोनों जगह नेगेटिव डायरेक्शन है ना, मतलब डायपोल के अलॉन्ग ही। सॉरी, सब सही है, मैं ऑप्शन गलत पढ़ रहा था, तो इसको मिटा ही देते हैं। सही बताया, सब सही बताया, ऑप्शन गलत पढ़ रहा था। अब डायपोल के टर्म्स में दिया हुआ है, एक्स के टर्म्स में नहीं दिया हुआ, ठीक है ना, मतलब आई कैप के टर्म्स में नहीं दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आपका डायपोल का डायरेक्शन दिया हुआ माइनस P0 आई कैप, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डायपोल के फॉर्म में दिया, आई और जे के फॉर्म में नहीं दिया है। लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट टू डायपोल होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन KP बाय डिस्टेंस क्यूब, यही होता है ना, KP बाय डिस्टेंस क्यूब, है ना। अब अगर डायरेक्शन वाला KP बाय डिस्टेंस क्यूब होता है ना, हाँ, KP बाय डिस्टेंस क्यूब, ठीक है। अगर आपको डायरेक्शन वाला इन्फॉर्मेशन जोड़ना है यहाँ पे तो आप क्या करते हो, डायरेक्शन के लिए आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट टू डायपोल है, ठीक है। तो अगर यहाँ वेक्टर दोगे तो यहाँ माइनस साइन देना होगा, क्योंकि अपोजिट टू डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। और एक्चुअली में R का वैल्यू क्या है, D है, तो माइनस KP बाय डी क्यूब होना चाहिए। तो ये तो K है 1/K, तो माइनस KP बाय डी क्यूब यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यही होगा। कारण क्या है, क्योंकि पोटेंशियल 0 होता है ना। यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, इस क्वेश्चन के हिसाब से। y एक्सिस पे तो हर पॉइंट सेम डिस्टेंस दूर है, तो पॉजिटिव कारण जितना पोटेंशियल होगा नेगेटिव कारण उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल होगा, तो टोटल पोटेंशियल 0, ठीक है। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, याद रखना हम लोग जेई मेन 2019 में जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस 3a and total charge q is placed in xy plane centered at origin.
A point charge q is moving towards the ring along the z axis and has speed v at z equal to 4a. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ v such that it crosses the origin. ठीक है, तो आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसका रेडियस दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है. तो एक रिंग ले लो, ठीक है, उसका रेडियस और चार्ज को q और r बोल रहा हूँ मैं, बाद में वैल्यू पुट कर दूंगा. एक्स वाई प्लेन पे रखा गया, सेंटर्ड एट ओरिजिन. ठीक है, तो ये डायग्राम तो खराब है. एक्स वाई प्लेन पे रखते हैं. मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस जो परपेंडिकुलर है प्लेन के. ठीक है, ओके. चार्ज q है, इसमें रेडियस दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है. पॉइंट चार्ज q इज मूविंग टुवर्ड्स द रिंग अलोंग द z एक्सिस एंड स्पीड v एट z इक्वल टू 4a. तो मान लो ये लेंथ 4a है, तो एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे q, वो इसके तरफ मूव हो रहा है विद स्पीड v. ठीक है, ऑफकोर्स ये q है, यहाँ पे भी q है, तो इसको रिपेल करेगा, है, रिपेल करेगा तो ये स्लो डाउन होते जाएगा, तो ये स्लो डाउन होते जा रहा है ना. तो आपको बोलना है कि ओरिजिन क्रॉस करने के लिए मिनिमम वैल्यू क्या होगा. अब जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना दूर जाके रुकेगा ये. ठीक है, लेकिन अगर इसका स्पीड सफिशिएंट इनफ है कि ओरिजिन तक पहुंच जाए, एक बार ओरिजिन पहुंच जाए तो क्रॉस कर ही जाएगा, है ना. तो ऑल वी वांट इज दैट दिस चार्ज रीचेस ओरिजिन. एक बार ओरिजिन रीच कर जाएगा तो उसके बाद फिर वो क्रॉस भी कर जाएगा. ठीक है, क्योंकि एक बार ओरिजिन रीच करके ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना. तो अगर 0 स्पीड से रीच करेगा तो फिर वहीं पे रुका रह जाएगा. हम लोग वही करने वाले हैं, 0 स्पीड से रीच करें, क्योंकि उससे पहले अगर रुक गया तब तो हमेशा के लिए रुका नहीं रहेगा, क्योंकि रिपेल हो जाएगा. ठीक है, सपोज यहाँ पे आके रुक गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब सेम नेचर के चार्ज है, तो इसको रिपेल करेगा तो उस उल्टे डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा. ठीक है, तो वी वांट कि ये चार्ज यहाँ से एटलीस्ट ओरिजिन तक पहुंच जाए, है ना. ओरिजिन को क्रॉस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार क्रॉस किया तो एकदम उधर चला जाएगा, है ना. हम लोग मिनिमम रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगा, इसको हम लोग यहाँ तक पहुंचा दे और 0 स्पीड से पहुंचाएंगे, लिमिटिंग केस हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पे है और जब ये यहाँ पहुंचेगा, ओरिजिन पहुंचेगा, तो इसका स्पीड क्या कर देंगे, 0, है ना. तो फिर वही चीज करने वाले हैं, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, या डिक्रीज बोल रहे हैं तो इनिशियल माइनस फाइनल. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ mv स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0. और इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज बोल रहे मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, सेंटर ऑफ द रिंग पे पोटेंशियल कितना होता है, रिंग का चार्ज पता है, रिंग का रेडियस पता है आपको. ठीक है, तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय रेडियस, क्योंकि हर एक चार्ज ऑफ द रिंग सेम डिस्टेंस दूर है इससे. ठीक है ना, के क्यू बाय रेडियस. ठीक है, तो ये तो हो गया फाइनल पोटेंशियल. फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट का पोटेंशियल, है ना, क्योंकि इनिशियली यहाँ पे है वो, फाइनली यहाँ पे है. ठीक है, तो इनिशियली जब चार्ज जहाँ पे था उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू द रिंग, तो रिंग के कारण इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, अभी भी हर एक चार्ज सेम डिस्टेंस दूर है. ठीक है, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो याद रखना ये 4a डिस्टेंस दूर था, ये 3a है, तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस से 5a. ठीक है, तो ये डिस्टेंस 5a है. तो यहाँ पे बहुत कचड़ा हो गया. पॉइंट इज दिस कि इसको ड्रॉ करो, आपका चार्ज अभी यहाँ पे है और इसका डिस्टेंस कितना है, 5 है. ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाय डिस्टेंस, क्योंकि हर एक चार्ज 5a डिस्टेंस, हर एक पॉइंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ द रिंग इज एट ए डिस्टेंस 5a फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना. तो पोटेंशियल निकाल लिए, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज करते हैं तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का चेंज मिल जाता है. ठीक है ना, वही डेल्टा यू निकालने के लिए क्यू इंटू डेल्टा वी किया हम लोग. ठीक है, चार्ज विच इज मूविंग इंटू पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच इट हैज मूव्ड. ठीक है, ये दोनों को इक्वेट कर दो, है ना. तो दोनों को इक्वेट करो, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय ए 1/3 माइनस 1/5 मतलब 2/15. ठीक है, ओके. तो हमें क्या चाहिए, v स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं 4/15 के क्यू स्क्वायर बाय ए बाय m. ठीक है, तो ये आपका आंसर है 4 के क्यू स्क्वायर बाय 15 am. 4 के क्यू स्क्वायर बाय 15 am, 4 के क्यू स्क्वायर बाय 15 am. ठीक है, अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं क्योंकि ऑप्शन
उस फॉर्म का नहीं है, तो पहले तो स्क्वायर रूट को भेज दो उधर, है ना। तो √2/m अलग कर लो, √2/m अलग कर लो, तो उस तरफ क्या बचेगा 2k² बाय k को भी 1/4πε लिख दो क्योंकि सब ऑप्शन उस फॉर्म में है, 15 को भी रहने दो और am, ठीक है। तो √2/15 दिख रहा है मुझे, q² भी दिख रहा है 4πε, तो ऑप्शन डी देख लेना मैच कर रहा है, ठीक है। 1/√2 का पावर है मतलब रूट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ जेईई में 2019 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। The bob of a simple pendulum has a mass 2 gram and charge this much. It is at rest in a uniform horizontal electric field जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है. At equilibrium the angle that the pendulum makes with the vertical is. तो यहाँ पे आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है जो कि किसी एंगल पे है वर्टिकल के साथ, ठीक है। क्यों किसी एंगल पे है? क्योंकि उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा होगा। इतना फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, mg तो ऐसा लगता है और टेंशन ऐसा लगता है, ठीक है। अब ये एंगल तो आपको पता है थीटा है ना, तो टेंशन का कंपोनेंट cos थीटा sin थीटा, और ये QE और ये mg, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स 0 होगा, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करो, वर्टिकल फोर्सेस को ही बैलेंस करो, दोनों का रेशियो ले लो क्योंकि हमें tan थीटा चाहिए। तो tan थीटा आपका कितना आ गया QE/mg, ठीक है। वैल्यूज पुट करो QE/mg का, तो Q का वैल्यू है आपका 5 माइक्रो, है ना, 5 माइक्रो। QE इलेक्ट्रिक फील्ड 2000, QE/mg मास है 2 ग्राम, 2 ग्राम मतलब 2 × 10⁻³ × g, ठीक है। तो ये तीनों गया 20, 2, 5/10 हाफ, तो tan थीटा का वैल्यू हाफ आया है, मतलब tan इनवर्स हाफ यानी tan इनवर्स 0.5, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट जेईई में 2019 का इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। In a free space, a particle A of charge 1 microcoulomb is held fixed at a point P. Another particle B of same charge and mass 4 microgram is kept at a distance 1 mm from P. If B is released, then its velocity at a distance of 9 mm from P is. ठीक है, तो पार्टिकल A है जिसका चार्ज दिया हुआ है, फिक्स रखा गया एक पॉइंट P पे, तो पॉइंट P ड्रॉ करो, वहां पे 1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज को रखा गया है, ठीक है। अनदर पार्टिकल B ऑफ सेम चार्ज एंड मास 4 माइक्रोग्राम इज केप्ट एट अ डिस्टेंस 1 mm फ्रॉम P, ठीक है। तो यहां से 1 mm दूर अनदर पॉइंट चार्ज रखा गया है जो सेम चार्ज का है यानी 1 माइक्रोकूलम का, लेकिन इसका मास दिया हुआ है 4 माइक्रोग्राम, ठीक है, और ये डिस्टेंस 1 mm है। इफ B इज रिलीज देन इट्स वेलोसिटी डिस्टेंस 9, ठीक है। B को रिलीज किया गया, तो A तो फिक्स है आपका, तो दिस इज फिक्स्ड, A जो है ये फिक्स चार्ज है लेकिन ये फ्री है, ठीक है। तो क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इस पर भी लग रहा है, लेकिन ये तो फिक्स रखे हम लोग, कोई और फोर्स के कारण इसको रोक के रखा गया, लेकिन ये फ्री टू मूव है, तो ये कभी ना कभी यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। तो इसका जो न्यू स्टेट है वो यहाँ पे है, और ये डिस्टेंस कितना है, न्यू स्टेट वाला डिस्टेंस को अलग कलर से अगर ड्रॉ करें हम लोग, तो न्यू स्टेट वाला डिस्टेंस कितना है 9 mm फ्रॉम P, ठीक है। तो पहले ये है इनिशियल और ये फाइनल, है ना, ठीक है। तो हम लोग दोनों का निकाल लेते हैं। आपको क्या बोला गया, इसका वेलोसिटी कितना होगा, तो जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा। यहाँ पे तो रेस्ट पे था, ठीक है, यहाँ पे वो रेस्ट पे था, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा ये पूछा गया, ठीक है आपसे। तो वही डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इस केस में डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि, और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, ठीक है, लाइक चार्जेस दूर हो रहे हैं मतलब घट रहा है। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का उल्टा, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, और ये फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। जब डिक्रीज बोलेंगे तो इनिशियल माइनस फाइनल, है ना। तो इनिशियल पोटेंशियल मतलब ये व्हाइट वाला फिगर और फाइनल मतलब ये वाला फिगर, ठीक है।
इनिशियल के लिए ये वाला स्टेट देखेंगे, फाइनल के लिए बड़ा वाला स्टेट देखेंगे, दूर वाला 9 वाला देखेंगे, ठीक है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, के प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, इनिशियल सेपरेशन, ठीक है। फाइनल के लिए के क्यू स्क्वायर बाय आर एफ, ये हो गया फाइनल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 0, ठीक है। इसका तो हमेशा ही 0 है, इसका फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल 0, ठीक है। दोनों को इक्वेट कर दो, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। के क्यू स्क्वायर 1 बाय इनिशियल सेपरेशन कितना था, 1 मिलीमीटर, 1 बाय फाइनल सेपरेशन कितना है, 9 मिलीमीटर, ठीक है। तो 10 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा कॉमन लेके, और 1 माइनस 1 बाय 9 मतलब 8 बाय 9, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। कैलकुलेशन थोड़ा सिंप्लीफाई करते तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इतना है, और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी 8 बाय 9 इंटू के इज 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर। चार्ज कितना था, चार्ज था 1 माइक्रो, है ना, दोनों पे सेम था, उसका स्क्वायर करेंगे इतना, और 10 की पावर 3 इज इक्वल टू आपका हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों इक्वल है ना। हाफ मास कितना था, 4 माइक्रोग्राम, याद रखना, ग्राम मतलब 10 की पावर -3 kg होता है, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 होता है, तो -6 और -3 -9, तो मास है 4 इंटू 10 की पावर -9 kg इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। तो 9 गया, कुछ कट रहा और नहीं, 9 कट गया, 2 4, ठीक है, 9 3 12। ओके, तो वी स्क्वायर मुझे दिख रहा है 4 इंटू 10 की पावर 9, तो वी का वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 9/2 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 10 की पावर 9/2, तो 2 इंटू 10 की पावर 9/2 आया है, ठीक है। वैसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये बोनस है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। The electric field in a region is given by this expression where electric field SI यूनिट में और x जो है मीटर में, सब चीज़ SI यूनिट में। The values of constant A and B are given if potential at x equal to 1 is V1 and x equal to this is V2। तो V1 माइनस V2 क्या है, तो अल्टीमेटली आपको पता है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, ये फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। V फाइनल माइनस V इनिशियल क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन E डॉट dr, ठीक है ना। ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, तो इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। याद रख लो एक्सप्रेशन, है ना, थ्योरी में हम लोग पढ़े हुए है ना, वी ए माइनस वी बी इंटीग्रेशन ऑफ नेगेटिव साइन है तो बी टू ए और पॉजिटिव साइन है तो ए टू बी। इसी को आप ए टू बी लिखना है तो ऐसे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो, है ना। तो हम लोग को इंटीग्रेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका है इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर, ठीक है। हम लोग कहाँ के एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, है ना, और कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, पोटेंशियल एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू -5, ठीक है। तो -5 से 1 की तरफ चलते हैं, कैसे, किधर से भी किधर की तरफ जा सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आपका जो क्या बोलते हैं, ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो V1 हो गया आपका पोटेंशियल एट 1 और पोटेंशियल एट -5 को V2 बोला है, ये V2 है, ये V1 है, ठीक है। इसी को मैं फाइनल बोल रहा हूँ और ये इनिशियल है, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल है, तो हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, तो मूवमेंट हमारा इस तरफ है, ठीक है ना। तो मूवमेंट इस तरफ है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपका dr या dx i कैप होगा, ठीक है। या देखना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कोई पाथ चूज कर सकते हो आप, तो मैं x के अलोंग चूज कर रहा हूँ, आप y के अलोंग कैसे भी चूज कर सकते हो, आपका मन, क्योंकि पाथ इंडिपेंडेंट रहेगा, कंजर्वेटिव फोर्स है ना, ठीक है। तो ये तो हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। अब E डॉट डी आर कर रहे हैं, नेगेटिव साइन भी देना है, सॉरी, और B2A, ठीक है। तो B2A में हम लोग dx के फॉर्म में है यहाँ पे, तो xb और xa पुट करेंगे, क्योंकि x के टर्म्स में लिमिट पुट करना है, ठीक है। तो आपको हो जाएगा VA माइनस VB
ठीक है, बस वैल्यूज पुट करो। ए का वैल्यू 20, बी का वैल्यू 10, dx याद रखना आई कैप सेम डायरेक्शन में, तो डॉट प्रोडक्ट cos 0 दे देगा। ठीक है, और माइनस साइन कहाँ से कहाँ तक, -1 से -5 से 1 है ना। b का -5 है और a का 1 है। ठीक है, ओके, तो 20x²/2 प्लस 10x, माइनस साइन है तो इसको उल्टा कर दो, लिमिट को उल्टा कर सकते हो माइनस साइन को लेने के बाद। ठीक है, तो बस इसको 10x² प्लस 10x, तो वैल्यू पुट करो 25 - 1 और ये -6। ठीक है, 25 240 -60 180। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, तो 180 आया है ना। वैसे आपको साइन में अगर कंफ्यूजन है तो सिंपली ऐसे सोच लो, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन के अलॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव है ना। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव नहीं, सॉरी एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो एक्स जब नेगेटिव है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो सकता है। माइनस चेक कर लेते हैं ना, आंसर आ चुका है, मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ, दूसरा तरीका सोच रहा हूँ। तो x इक्वल टू -5 पे अगर देखेंगे तो -5a प्लस बी आई कैप है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 5। ठीक है, और a का वैल्यू पुट करेंगे तो 20, तो -100 प्लस 10 ना, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो कुछ नेगेटिव x तो वो वाला तरीका काम नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग तो प्योर कैलकुलेशन करके जो रिगरस मेथड है उससे निकाल लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट जेईई मेन के क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। An electric dipole is formed by two equal and opposite charges q with separation d. The charges has same mass m. It is kept in a uniform electric field E. If it is slightly rotated from its equilibrium orientation, then its angular frequency omega will be. ठीक है, तो angular frequency बताना है आपको। तो डाइपोल है formed by two equal and opposite charges, of course separation d है, तो डाइपोल -q प्लस q सेपरेशन d। ठीक है, द चार्जेस का दोनों का मास सेम है। इट इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज स्लाइटली ओरिएंटेड, तो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा। ठीक है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको स्लाइटली ओरिएंट किया गया है ना। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, मान लो। ठीक है, तो अभी ये डाइपोल का डाइपोल मोमेंट ऐसा है, लेकिन जैसे आप इसको हल्का सा टेढ़ा कर दोगे, ठीक है, तो इस पर टॉर्क लगेगा, आपको पता है, और टॉर्क के कारण ये रोटेट होगा, है ना। तो ये आप ऐसे छोड़ोगे तो ऐसे 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 होते ऐसे 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 होते हुए इधर जाएगा, फिर वैसे ऐसे होते ऐसे, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में फिर रोटेट, मतलब घूमता रहेगा। ठीक है, ऑक्सीलेट करता रहेगा, है ना। ठीक है, तो वो हमें मतलब नहीं है, हमें तो खाली इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताना है। ठीक है, ओमेगा बताना है। ठीक है ना, तो हम लोग को पता है कि नेट टॉर्क, क्योंकि एंगुलर एसएचएम कर रहा है, नेट टॉर्क इक्वल टू k टाइम्स थीटा, यही होता है ना फॉर्मूला एंगुलर एसएचएम में, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा रहेगा। ठीक है, प्रोपोर्शन कांस्टेंट ये k है ना, और k जो होता है नेगेटिव साइन तो ऑफकोर्स रहता है, लेकिन मैं इसको लिखने में मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। k जो होता है वो -m ओमेगा स्क्वायर होता है ना। k क्या होता है, -m ओमेगा स्क्वायर, तो रोटेशन है तो m का बदले i आएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हम लोग को आगे बढ़ना है ना, माइनस साइन लिख नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑफकोर्स रिस्टोरिंग टॉर्क रहेगा। ठीक है, तो टॉर्क का वैल्यू लिखते हैं। अब टॉर्क थीटा एंगल पे कितना टॉर्क रहेगा, अगर इसको थीटा एंगल से डेविएटेड है जो आपका डाइपोल, तो यहाँ मैं डायग्राम बना देता हूँ। सेलेक्ट हो जा भैया, एक सेकेंड, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है, व्हाइट पेन सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा। एक सेकेंड, हैंग हो गया ये, हाँ सेलेक्ट हो गया। तो आपका -q प्लस q इधर है, तो डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना इस तरफ है, तो एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में, तो टॉर्क क्या हो जाता है, p cos थीटा। तो टॉर्क आप लिखोगे p cos थीटा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड p sin थीटा, ठीक है, p क्रॉस e, और यहाँ पे i ओमेगा स्क्वायर थीटा, लेकिन स्मॉल स्लाइटली रोटेटेड है, मतलब थीटा स्मॉल है। ठीक है, थीटा क्या है, स्मॉल है, थीटा स्मॉल है, तो साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर देंगे, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इसका, आपके पास दो मासेस है इक्वल,
ठीक है। इसके ये मतलब मिड पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास का, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना है d/2, ये भी d/2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m d/2 स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। तो m d²/2 है ना, तो मोमेंट इनर्शिया m d²/2, ठीक है, इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। याद रखना डिस्टेंस जी दिया हुआ था, मतलब सेंटर ऑफ मास से d/2, ठीक है। बस आ तो गया अपना p, थीटा थीटा कैंसल, आपको ओमेगा चाहिए ना, तो 2p/md² ओमेगा, ठीक है। तो 2pe/md², तो 2p क्या होता है, q टाइम्स डिस्टेंस, p क्या होता है, q टाइम्स पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। तो 2pe/md² है ना, ठीक है। तो q ये तो √2qe, dd कट जाएगा एक, हाँ, तो √2qe/md, ठीक है। ऑप्शन बी। कैलकुलेशन चेक कर लेने एक बार। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक जेईई मेन 2019 के क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। A positive point charge is released from rest at a distance r0 from a positive line charge with uniform density, ठीक है। The speed v of the point charge as a function of instantaneous radius r, एक सेकेंड फोन बज रहा है, हाँ, द स्पीड v of the point charge as a function of instantaneous distance r from the line charge is proportional to। अब यहाँ पे लाइन चार्ज क्वेश्चन पढ़ के पता नहीं चल रहा है कि लाइन चार्ज आपका फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, ठीक है। क्वेश्चन अब पढ़ोगे तो कहीं पता नहीं चल रहा है ना, लेकिन कोई भी ऑप्शन नन ऑफ दिस टाइप का नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, लाइन चार्ज कैसा भी हो आपका आंसर आना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सही लाइन है, लेकिन आप वैसा करोगे तो आपको पता है कि फाइनाइट लाइन चार्ज का तो एक्सप्रेशन डिफिकल्ट रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो आप इसको इनफाइनाइट लाइन चार्ज मान लो। समझ में आ रही बात, ठीक है ना, क्योंकि कोई केस बताया नहीं गया यहाँ पे, तो आप कुछ भी मान के करोगे आंसर तो आना ही है, क्योंकि नन ऑफ दिस टाइप का आंसर नहीं है, ठीक है। तो यह डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द लाइन चार्ज, वो रहता है एक ऑप्शन, तब हम लोग इसके लिए कैलकुलेट करके देखते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग इसको इन्फिनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज मान लेते हैं कैलकुलेशन आसान रखने के लिए, ठीक है। और एक्चुअल में अगर एग्जाम में क्वेश्चन बोनस नहीं हुआ होगा तो रिजल्ट आ भी जाएगा इससे, ठीक है ना। जो इन्फिनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज के लिए होगा फाइनाइट के लिए वही आना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन सही है तो, ठीक है। तो हम लोग तो एग्जाम में जल्दी करने के लिए ऐसा करेंगे, है ना। तो इन्फिनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कितना होता है, 2k λ/x, x क्या है डिस्टेंस, है ना, x बोल देते हैं, x है डिस्टेंस ऑफ दिस चार्ज, ठीक है, जितना भी रहेगा, है ना। अभी के लिए r0 काट दो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन इतना है। तो आपको स्पीड पूछा गया है फंक्शन, है ना। तो स्पीड करने के लिए क्या करेंगे, देखो पहले बात मैं क्यों ऐसा इतना बोल रहा हूँ वो देखते हैं, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ से आपने चार्ज को रेस्ट से छोड़ा, ये चार्ज को रेस्ट से छोड़ा, ठीक है ना, तो ये उसको रिपेल करेगा, ठीक है, रिपेल करेगा तो ये बढ़ते जाएगा दूर, है ना। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव लाइन चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है, तो रिपेल करेगा तो दूर बढ़ेगा। तो जब ये चार्ज यहाँ पहुंचेगा तो ऑफकोर्स कुछ स्पीड गेन कर लेगा। यहाँ पे रेस्ट से छोड़े थे आप, यहाँ जाते थे, कुछ स्पीड गेन करेगा, ठीक है। वही करना है हमें, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब आपका, सॉरी, इंक्रीज हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ है, ठीक है। कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल को डिक्रीज होना होगा। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब डिक्रीज है मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, और ये इंक्रीज है मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यानी इनिशियली यहाँ पे था, यही इनिशियल स्टेट है, इनिशियल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, और फाइनल पोटेंशियल, वैसे हम लोग इनिशियल पोटेंशियल निकाल नहीं सकते, इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज है, तो हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। डिफरेंस निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकालते हैं ui माइनस uf। अब पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक कोई चार्ज जा रहा है तो उसका पोटेंशियल में कितना फर्क रहेगा, ये तो आपका क्या है, वर्क डन निकाल दो, ठीक है ना। ये आपका क्या है, माइनस डेल्टा यू, ठीक है ना। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ अल्टीमेटली एक लाइन में करना चाहे तो सिर्फ ये आपका डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल टू 0, वही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब डेल्टा यू हो जाएगा आपका वर्क डन बाय ये एक्सटर्नल एजेंट, या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेके तो उसका नेगेटिव, ठीक है। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली
वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब ज़्यादा इजी तरीका मेरे हिसाब से ये रहेगा, डेल्टा यू को क्यू डेल्टा वी लिखो, ठीक है। डेल्टा वी निकालना मतलब आपको जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि डेल्टा वी को ई से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब डेल्टा वी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं हमेशा, डेल्टा वी निकालने के लिए नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं यही बोलना चाहता था, ठीक है। डेल्टा वी निकाल सकते हैं ना, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। ओके, डेल्टा वी ऐसे निकालते हैं हम लोग, है ना। अब नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ होगा 2k लैम्डा बाय एक्स, आई कैप के लॉन्ग, आपका डिस्प्लेसमेंट भी आई कैप के लॉन्ग है, ठीक है। तो दिस डॉट दिस, तो बस, और कहाँ से कहाँ तक जाना है, आर नॉट से आर तक जाना है ना, क्योंकि इनिशियली आर नॉट है, फाइनल आर है, ठीक है। ओके, क्योंकि आपको बोला गया ना वी एट ए डिस्टेंस आर पूछा है, ठीक है। तो इसको अगर इंटीग्रेट करें हम लोग तो कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा कॉमन, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स होता है, तो उसमें लिमिट पुट करेंगे तो इतना, माइनस साइन भी है पहले से, ठीक है। तो डेल्टा वी का वैल्यू इतना आ गया, उसको यहाँ पुट कर दो, तो क्यू डेल्टा वी पुट करेंगे तो -2k क्यू लैम्डा एल एन आर बाई आर नॉट, ठीक है। इतना टाइम नहीं लगेगा एग्जाम में, क्योंकि आपको तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बताना है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी वाला डिपेंडेंस बताना है, तो तुरंत कर दोगे, मैं तो समझाने के लिए पूरा समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बस यहाँ तक समझ में आया ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो वी स्क्वायर का एक्सप्रेशन जो मुझे दिख रहा है 4k क्यू लैम्डा बाय एम एल एन आर बाय आर नॉट, ठीक है। दिस और दिस, ठीक है। तो आप बोल सकते हो यहाँ से v प्रोपोर्शनल टू एल एन आर बाय आर नॉट की पावर हाफ, ठीक है। समझ में आया बात, बस तो यही करना है, एल एन आर बाय आर नॉट की पावर हाफ, मतलब ये ऑप्शन सी सही है, ठीक है ना। तो एग्जाम में अगर कोई स्पेसिफिक केस नहीं बोला गया है और क्वेश्चन में पढ़ के पता नहीं चल रहा है कि किस केस का बात हो रहा है, तो आप कोई भी केस लेके बनाओगे उस क्वेश्चन को तो उससे आंसर आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन सही है तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। 4 पॉइंट चार्जेस -q +q +q माइनस क्यू आर प्लेस्ड ऑन द y एक्सिस एट दिस लोकेशंस। तो y एक्सिस पे 4 चार्जेस रखना है हमें, तो सपोज ये y एक्सिस है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ चार्ज रख रहे हैं हम लोग, -2d -d d एंड 2d, तो -2d पे -q, फिर d पे +q, फिर +q और फिर -q, ठीक है। ओरिजिन ये है मान लो, है ना, ठीक है। d 2d, ओके। तो ये थोड़ा डायग्राम गलत दिखेगा, थोड़ा गलत दिख रहा था, हाँ अब ठीक से दिखेगा, ठीक है। ठीक है, ये 4 चार्जेस है ये सब पॉइंट्स पे, है ना। आपको बोल दिया गया है कि ये d है, ये भी d है, ये 2d है, ये सब ओरिजिन से नापा जा रहा है, ठीक है। ये भी 2d है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस d, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ये डिस्टेंस d है, ठीक है। विल वेरी एस, और d आपको बोल दिया बहुत ही बड़ा है कंपेयर टू स्मॉल d, ठीक है। तो ठीक है, इसके कारण निकालते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, तो इसको ज्वाइन कर दो इससे, है ना। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफकोर्स इस तरफ कुछ होगा, थोड़ा एरो गलत बन गया, सीधा बनाना है, ठीक है। इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ओके, सो वो इसका नाम E1 दे दे रहे, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ही आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज आएगा ना, क्योंकि सेम चार्ज है, ठीक है। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, है ना। वैसे -q के कारण E2 आया, इस -q के कारण भी E2 आएगा, और उसका मान लो एंगल है अल्फा अल्फा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल सकते हैं, अगर इसको θ1 बोले और नेगेटिव चार्जेस का E2 बोले, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे क्या मैं ये बोल सकता हूँ E1 cos θ1, क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल और इसका हॉरिजॉन्टल तो सपोर्ट करेगा, लेकिन इसका वर्टिकल इसके वर्टिकल को काट देगा, ठीक है। और जो E2 वाला केस रहेगा उसको मैं दिखाया तो यहाँ पे खाली नेगेटिव चार्जेस ड्रॉ करके,
तो माइनस क्यू के कारण यहाँ पे अगर आपको फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है, और इसके लिए भी ऐसा ही रहेगा। मान लो ये एंगल θ2 है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है ना तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज की तरफ रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव चार्ज से अवे रहता है, इसलिए ऊपर में अवे बनाए थे, नीचे में टुवर्ड्स बनाए, ठीक है। तो इसका भी E2 cos θ2, इसका भी E2 cos θ2 दोनों सपोर्ट करेंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट इस तरफ 2E2 cos θ2 आएगा और उसका रिजल्टेंट 2E1 cos θ1 है ना। E1 cos θ1 E1 cos θ1 तो इतना पॉजिटिव डायरेक्शन में और इसका इतना नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2E1 cos θ1 माइनस 2E2 cos θ2, जहाँ पे E1 E2 मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन पॉजिटिव चार्ज एंड वन नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। V1 E2 का वैल्यू निकालते हैं ना। ओके, अब सपोज E1 निकालने के लिए मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है, और ये डिस्टेंस तो पता है मुझे क्योंकि ये डिस्टेंस D है और ये डिस्टेंस कैपिटल D है, ठीक है। तो E1 का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, है ना, ठीक है ना। तो E1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, E1 का वैल्यू निकालेंगे K, वही कूलम से लगाएंगे, KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब D स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर, ठीक है। cos θ1 लिखे अगर तो ये θ1 है तो ये भी θ1, cos θ1 क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस का लेंथ है D और हाइपोटेन्यूज का लेंथ है D स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का लेंथ कितना होगा, कैपिटल D स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इन दोनों को E1 cos θ1 को लिखना है, तो E1 cos θ1 का वैल्यू 2KQ डिवाइडेड बाय D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2 क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एक E1 में D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का पावर 1 आया है और cos थीटा में पावर हाफ आया है, ठीक है। तो हाफ और 1 मिलके 3/2 हो जाएगा, ठीक है। एक D भी आएगा, एक D भी आएगा, ठीक है। सिमिलरली सेकंड वाले केस में E2 निकालना है ना। अब E2 हो गया आपका, सॉरी नेगेटिव चार्ज भी, हाँ वही सेम ही था ना, माइनस क्यू था, ठीक है। हाँ, तो E2 का वैल्यू भी सिमिलरली निकालेंगे तो KQ D डिवाइडेड बाय, सही कर रहा हूँ ना मैं, D आएगा ना, cos θ2 यहाँ से भी देख लो, cos θ2 आपका जाएगा दिस डिवाइडेड बाय D, cos के लिए D, cos के लिए हाँ D सही है। cos θ2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, D डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस है आपका 2D है ना, हाँ 2D है, ये D है, ठीक है। तो 2D का स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ठीक है, 2D का स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो हर चीज़ सेम है एक्सेप्ट यहाँ पे जहाँ D था यहाँ पे 2D आ गया, ठीक है, बस बाकी सब तो सेम है ना। नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज था तो उल्टे डायरेक्शन में क्रिएट करेगा, जो कि हम लोग देख चुके हैं इफेक्ट, है ना, ठीक है। बस इसी को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ओके, अब इसको मैं एक टर्म को दिखाता हूँ, D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर की पावर 3/2 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 3/2 हो जाएगा, तो D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर की पावर माइनस 3/2, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ, D स्क्वायर को अगर मैं बाहर ले लूँ, कॉमन ले लूँ, तो आपका ये बनेगा D स्क्वायर 1 प्लस ऐसा दिखेगा, जो कि हो गया D की पावर -3, क्योंकि 2 और -3/2 के -3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 1 है, ठीक है, 1 प्लस समथिंग। अब दिस समथिंग इज वेरी स्मॉल, क्योंकि आपको बोला गया था स्मॉल d बहुत ही छोटा है कंपेयर टू कैपिटल D, बोला गया था ना, स्मॉल d बहुत ही छोटा है कंपेयर टू कैपिटल, ठीक है। तो अगर स्मॉल d बहुत ही छोटा है कंपेयर टू कैपिटल D, तो स्मॉल d बाय कैपिटल D नेग्लिजिबल होगा कंपेयर टू 1, और जब 1 प्लस समथिंग विच इज नेग्लिजिबल, ठीक है, और उसका स्क्वायर भी नेग्लिजिबल होगा, याद रखना बहुत छोटा नंबर है तो उसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाता है, ठीक है। जैसे 0.1 का स्क्वायर 0.01 और छोटा है ना, तो दिस स्क्वायर इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू 1, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, पावर सामने आ जाता है ना, क्योंकि प्रोडक्ट में है ना ये, तो पावर सामने आ जाएगा, तो 1 माइनस ये पावर, ठीक है, पावर सामने आ गया, तो D की पावर -3, 1 माइनस 3/2 D स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ जगह बनाता हूं मैं, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को अगर आगे बढ़ाए
तो आप ये जो फर्स्ट टर्म है 2kqd 1/d² प्लस g² की पावर 3/2 को आप ऐसा लिख सकते हो d की पावर -3 इंटू ये वाला टर्म 1 - 3d² 2d²। ठीक है, ओके। अब सेकेंड वाला टर्म में भी सिमिलरली देखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2kqd। यहाँ भी हर चीज़ वही है एक्सेप्ट जहाँ d था वहाँ पे 2d आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हर चीज़ वैसा ही करेंगे। 1 - 3/2 यहाँ तक देखो सब सेम रहेगा। यहाँ d था पहले वाले के लिए, तो जब इसके लिए करेंगे तो 2d आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो 2d/d², बस। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 2kqd तो कॉमन है, कॉमन ले लो, है ना। ठीक है, सॉरी मैं सही कर रहा हूँ ना, मैं d³ d की पावर -3। ओके, d की पावर -3 यहाँ भी आएगा क्योंकि यहाँ भी था। ठीक है, तो ये पूरा कॉमन ले लो, यहाँ भी d की पावर -3 था। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 1 खत्म हो जाएगा और ये +1 है ना। ओके, तो ये सिंप्लीफाई हो गया, क्या हो जाएगा 3d² 2d² प्लस 3/2 4d² d²। ठीक है, जो कि हमें एग्जैक्टली वैल्यू नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो 6 और 1.5 यानी 7.5 d²/d। आपको खाली ये देखना है, ठीक है ना, क्या। तो यानी पूरा चीज़ अल्टीमेटली इट बॉयल्स डाउन टू यहाँ पे क्या है 2kq, एक d मिलके d की पावर -2, और यहाँ पे क्या आया 7.5 d²/d²। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये चीज़ मुझे कैसा दिख रहा है 15kq। कैलकुलेशन एरर हो सकता है, मैं खाली d पे ध्यान दे रहा हूँ, कैपिटल D पे। ठीक है, d की पावर 4। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्म का आया। ठीक है, तो इससे आप बोल सकते हो कि कैपिटल D पे कैसा डिपेंडेंस है 1/4 का पावर। ठीक है, तो कैपिटल D पे ये वाला डिपेंडेंस ऑप्शन D है ना। कैलकुलेशन वो चेक कर लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करो। ठीक है, जेईई में 2019 के इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। A system of 3 charges are shown in the figure. If D is very large, capital D is very large compared to small d, तो potential energy of the system is given by। ठीक है, अब potential energy of the system लिखने के लिए इंटरेक्शन यहाँ पे इन दोनों का होगा, ये तो potential of dipole प्लस potential of this pair and this pair। ठीक है ना। तो पोटेंशियल ऑफ डाइपोल, तो देखो यहाँ पे 3 ही पेयर है, एक तो ये वाला पेयर जिसको डाइपोल बोलेंगे, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा इसका और इसका इंटरेक्शन। जब मैं बोल रहा हूं इसका और इसका इंटरेक्शन, उसमें ये वाला इंटरेक्शन भी आ जाएगा और ये वाला इंटरेक्शन भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो एक तो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल ओनली, और दूसरा हो जाएगा इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन डाइपोल एंड पॉइंट चार्ज, इंटरेक्शन बिटवीन डाइपोल एंड पॉइंट चार्ज क्यू। ठीक है, अब डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी तो सिंपली मतलब किसी भी दो चार्जेस का जो होता है k q1 q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, k q1 q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, q1 q2 का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। ठीक है, और इंटरेक्शन बिटवीन डाइपोल एंड दिस, अब ये निकालना आसान है, ये वाला टर्म जो है इसको देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस डाइपोल के कारण अगर हम लोग इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल ले और उस पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल ये मिल जाएगा बिटवीन दिस डाइपोल एंड दिस, जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, किसी भी दो चार्ज के बीच का इंटरेक्शन कैसे निकालते हो आप, इसके कारण इसके साइड पे पोटेंशियल निकाल लो, फिर उस पोटेंशियल को इससे मल्टीप्लाई कर दो, यही करते हैं ना। तो हम लोग अगर इस डाइपोल और इस पॉइंट चार्ज के बीच का इंटरेक्शन पोटेंशियल निकालना है तो इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट चार्ज के साइड पे आप डाइपोल का पोटेंशियल निकाल लो, फिर चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये वाला टर्म हो जाएगा आपका डाइपोल का कारण इस पॉइंट में पोटेंशियल कितना आएगा, अब नेगेटिव चार्ज पास में है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दूर में है तो नेगेटिव आएगा, और चार्ज के पोटेंशियल ऑफ डाइपोल कितना होता है, सॉरी मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, फॉर्मूला तो आपको पता है ही, उस फॉर्म में लिखना चाहिए क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन होगा, मिट जाओ भैया। हाँ ठीक है, तो आपको पता है जो पोटेंशियल ऑफ डाइपोल का फॉर्मूला होता है के पी डॉट प्लस में ही के पी डॉट आर बाय आर क्यूब, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है,
तो के पी, अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तो इस तरफ है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, और आपका जिस पॉइंट पे आपको निकालना है वो इस तरफ है, ठीक है। तो आपका पी और आर वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 180, ठीक है ना। तो के पी आर कॉस 180 डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ये हो गया डायपोल मोमेंट, क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इनटू चार्ज, ठीक है। ये हो गया वी, वी इंटू क्यू आपका पोटेंशियल एनर्जी दे देगा, ठीक है। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक है। सेकेंड टर्म भी नेगेटिव है क्योंकि कॉस 180 है, तो नेगेटिव के पी, पी कितना होगा, डायपोल मोमेंट का पॉजिटिव चार्ज इंटू डी, पी हो गया इंटू आर, आर क्या होता है, डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है, कैपिटल डी, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का क्यूब इंटू क्यूब। तो ये आपका आंसर। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक डी इसको स्क्वायर कर देगा, तो माइनस के को कॉमन ले लो, ठीक है, उस फॉर्म में आंसर के बाहर में है, या ओके खाली के बाहर में है, तो के बाहर ले लो, माइनस क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर और माइनस क्यू क्यू बाय डी स्क्वायर, ठीक है। समझ में आई बात, है ना। तो बस ये किससे मैच कर रहा है, अपना ऑप्शन ए से मैच कर रहा है ना, हाँ ऑप्शन ए, ठीक है। तो नेक्स्ट जेईई मेन 2019 इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ लिंक मिलेगा आपको। लेट अ टोटल चार्ज QQ बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्फीयर ऑफ रेडियस r विथ चार्ज डेंसिटी गिवन बाय दिस, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं। हमें पता है कि चार्ज डेंसिटी जो होता है आपका स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे चार्ज, ठीक है, क्योंकि खाली रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, के तो एक कांस्टेंट हो गया, तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज डेंसिटी ये रो होना चाहिए। तो चार्ज डेंसिटी सिर्फ रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज है, और स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज के लिए आपको टोटल चार्ज निकालने के लिए आपको पता है टोटल चार्ज निकालने के लिए इंटीग्रेट करते हो 0 टू आर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो इसी को इंटीग्रेट करेंगे, टोटल चार्ज है आपका 2Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, रो का वैल्यू है KR 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है, 0 टू आर, इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो 4 पाई के कांस्टेंट है, तो यहाँ आर क्यूब डी आर 0 टू आर, ठीक है। तो 4 पाई के आर की पावर 4/4, ये होगी आपका 2Q का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग के का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, ठीक है। एक रिलेशन आ गया, दिस इज इक्वल टू 2Q, ठीक है, ये एक रिलेशन आ गया, है ना। अब बोला गया टू चार्जेस ए एंड बी ऑफ -Q वैल्यू इच आर प्लेस्ड ऑन डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो आपका स्फीयर बना, स्फीयर में याद रखना स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका डेंसिटी एज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे कोई भी दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे -Q चार्ज रखा गया है, ठीक है, और ये दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसके ऊपर अगर नेट फोर्स देखें तो इसके ऊपर ये -Q तो फोर्स लगाएगा रिपल्सन का, लेकिन एक अट्रैक्शन का फोर्स भी कोई लगा रहा होगा, वो कौन लगा रहा होगा, स्फीयर लगा रहा होगा। तो ये फोर्स ड्यू टू स्फीयर ऑन दिस चार्ज एंड फोर्स ड्यू टू ये वाला चार्ज, सपोज इसका नाम बी है, फोर्स ड्यू टू बी, ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है ना। तो फोर्स ड्यू टू बी ऑन ए मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू स्फीयर ऑन ए, ये चीज बी के साथ भी कर सकते थे, फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल चार्जेस है ना। तो फोर्स बाय बी ऑन ए, तो बी के कारण ये पे कितना फोर्स लगेगा, के दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कितना है 2a है, क्योंकि आपको बोल दिया गया सेंटर से दोनों चार्ज a डिस्टेंस दूर थे, है ना। तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, और फोर्स ड्यू टू स्फीयर क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू स्फीयर निकालने के लिए क्या करते हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट पॉइंट ए, ठीक है। अब पॉइंट ए का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पॉइंट ए कितने दूर पे है सेंटर से, a डिस्टेंस दूर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम द सेंटर, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम सेंटर निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट अ डिस्टेंस a क्या होता है आपका k इंटू चार्ज अप इन स्फीयर ऑफ रेडियस a डिवाइडेड बाय
ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, गॉस लॉ में हम लोग प्रूफ किए थे, ठीक है ना। और ये वाला की और ये वाला की अलग अलग है ऑफकोर्स, है ना। ये अपना 1/4 पे एप्सिलॉन वाला किया था और ये वाला की का वैल्यू तो इस एक्सप्रेशन से आएगा, ठीक है। तो दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए फर्क समझ में, इसको के डैश नाम देते, ठीक है। जस्ट इसको क्या नाम दे दिया, के डैश, ठीक है। जो क्वेश्चन में वैल्यू था उसको के डैश बोलते हैं, हम लोग जो नॉर्मल कूलम्स लॉ में यूज करते हैं उसको के नाम रखे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू स्फीयर का वैल्यू इतना होता है। अब लिखिए इसमें खाली एक ही चीज है, चार्ज अब इन स्फीयर ऑफ रेडियस से निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब चार्ज इन स्फीयर ऑफ रेडियस आर निकालने के लिए ये एक्सप्रेशन आया था, चार्ज इन स्फीयर ऑफ रेडियस ए निकालने के लिए 4 पाई के डैश आर का बदली ए आ जाएगा बस, क्योंकि हर चीज सेम रहेगा, 0 टू ए इंटीग्रेट करना होगा आपको, ठीक है। पूरे स्फीयर में चार्ज 2q है, ऑफकोर्स ए इंटीग्रेट करेंगे तो 2q नहीं आएगा, लेकिन मुझे तो इसी एक्सप्रेशन से मतलब है ना, इसी से हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। 0 टू ए इंटीग्रेट करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। ये है आपका चार्ज अप टू अ डिस्टेंस ए, ठीक है। इसको अगर इन दोनों का रेशियो ले हम लोग, ताकि के डैश कैंसिल हो जाए, इन दोनों का रेशियो ले लेते, ठीक है। तो 4 पाई कट गया, 4 कट गया, के डैश भी कट गया, तो r बाय ए की पावर 4 इक्वल टू 2q बाय चार्ज अप टू डिस्टेंस ए, यानी चार्ज अप टू डिस्टेंस ए का वैल्यू 2q a बाय r की पावर 4, ठीक है। उसको यहाँ पुट कर देते हैं, है ना, ठीक है। तो k इंटू चार्ज अप टू डिस्टेंस ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में ही वैल्यूज पुट करते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। तो के क्यू स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर है, के क्यू स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर इक्वल टू q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फीयर एट ए डिस्टेंस ए, सॉरी q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फीयर एट ए डिस्टेंस से हो जाएगा k इंटू चार्ज इन स्फीयर ऑफ रेडियस ए, जिसका वैल्यू है इतना k क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर, यही चीज को मैं लिखा हूं, k चार्ज का वैल्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, k चार्ज का वैल्यू यहाँ से आएगा इंटू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, और q तो पहले से है ना, q आपका पहले से है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से ये q ये पावर को खा जाएगा, k खत्म, ए स्क्वायर भी खत्म, ये q इस q को खा जाएगा। तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है a बाय आर की पावर 4 इक्वल टू 1/8। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a इक्वल टू समथिंग, तो a इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर -1, तो 4 को उधर भेज दो और फिर r को उधर भेज दो, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आया r 8 की पावर -1/4, ठीक है। a r 8 की पावर -1/4, ऑप्शन सी, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट जेईई मेन 2019 के क्वेश्चन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करना होगा।